कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानविद सचिन में। तो दोस्तों BTUP फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक इजी सा सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। मैं आप सभी को पहले भी बता चुका हूं, फिर भी इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता देता हूं कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है वो पहले चलता था। 3 सब्जेक्ट को मिला करके एक सब्जेक्ट बना दिया गया है। पहले सब्जेक्ट थे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तीनों को मिला करके एक सब्जेक्ट बनाया गया है। यूनिट नंबर 2 का हम एक वन शॉट ले रहे हैं। आपको कम समय में काफ़ी अच्छा कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे। आपको बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में समझाएंगे और 100% आप सभी के लिए यूजफुल रहेगा एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे, लेकिन वो कहाँ पर करेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट के साथ, जो कि हमारे एप्लीकेशन पे मिलेगा, और आपको फटाफट सिलेक्शन वाला रिवीजन कराएंगे। एप्लीकेशन को भैया डाउनलोड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे PYQ मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, लेक्चर मिलेंगे एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो भैया आराम से डाउनलोड कीजिएगा और आराम से कूपन लगा करके ज़बरदस्त तरीके से बेनिफिट लेकर अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से शुरू कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, यानी अपने क्लास के साथ। एक बार फिर से हम शुरू करेंगे नए लेक्चर को, और हम आज के इस लेक्चर वीडियो में यूनिट नंबर 2 को कवर करने वाले हैं। यूनिट नंबर 2 जो हमारा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट है, ये टोटली प्रोडक्टिविटी के बारे में है एंड अदर टॉपिक्स हैं। तो यूनिट नंबर 2 का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशंस को समझने से पहले हम प्रोडक्टिविटी के बारे में समझ लेते हैं। अगर मैं प्रोडक्टिविटी को हिंदी में लिखूं तो इसे लिख सकते हैं उत्पादकता। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों? उत्पादकता। अब उत्पादकता से थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा, प्रोडक्टिविटी से भी थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। यानी आप किसी भी काम को कर रहे हो तो कितना प्रोडक्टिव फॉर्म में कर रहे हो। यानी आप किसी भी काम को, यानी आप पढ़ाई कर रहे हो तो कितना इफ़िशिएंटली कर पा रहे हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो दिन में 3 घंटे ही कर पा रहे हो। अगर आपके बगल का कोई होगा, वो दिन में 13 घंटे पढ़ाई कर रहा है, 14 घंटे पढ़ाई कर रहा है, तो उसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा है। तो अर्थात वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है, यानी वो ज़्यादा कुछ अचीव कर सकता है। तो बस वही बात यहाँ पर कंपनी में भी लागू होती है कि अगर हम कोई भी काम को कर रहे हैं, तो अगर हम कुछ ऐसे टेक्निक्स को लगाएं या कुछ ऐसे आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करें जिससे हमारी कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, यानी कम समय में हम ज़्यादा काम कर सकें, कम पैसे में ज़्यादा काम को कर सकें, तो उसे हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। मुझे आशा है कि आपको प्रोडक्टिविटी की बेसिक मीनिंग समझ में आ गई होगी। किसी इंडस्ट्री के अंदर, यहाँ पर मैं लिखा हुआ है, किसी इंडस्ट्री में उपलब्ध संसाधनों, यानी किसी इंडस्ट्री के अंदर उपलब्ध संसाधनों में क्या क्या आ जाएगा? आप सभी के पास मशीन आ जाएगा, आप सभी के पास पैसा आ जाएगा, आप सभी के पास लेबर आ जाएगा, का समुचित उपयोग करते हुए अधिक से अधिक उत्पादन करने की क्षमता उस उद्योग की प्रोडक्टिविटी कहलाती है। यानी आपके पास जितने भी संसाधन हैं, चाहे वो मशीन है, चाहे आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस है, चाहे आपके लेबर्स हैं, ठीक है, उनका हम क्या करेंगे? समुचित उपयोग करेंगे। यानी आज का जो आपका टाइम चल रहा है, 24 घंटे मिलते हैं दिन में, आप 7 से 8 घंटे आराम से प्रॉपर नींद लीजिए, 2-3-4 घंटा एक्स्ट्रा एक्टिविटी करिए और आराम से 14-15 घंटे की स्टडी कर सकते हैं। और 1 साल के अंदर ही जो भी आप अचीव करना चाहते हैं वो डेफिनेटली कर सकते हैं। तो आप अधिक से अधिक अपने समय को क्या किया? समुचित उपयोग किया, और उससे क्या हुआ कि अधिक उत्पादन हुआ, यानी आप सभी का अधिक नॉलेज गेन हुआ और आपकी नौकरी जल्दी लग गई, यानी कंपनी को जल्दी बेनिफिट हुआ, ज़्यादा बेनिफिट हुआ। तो उसे हम कहते हैं कंपनी की प्रोडक्टिविटी। इससे ज़्यादा मुझे डिटेलिंग में जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा काम होता है कि मैं BTUP के प्रोस्पेक्टिव से चीज़ों को बहुत इफ़िशिएंट वे में और बहुत कम समय में बताता हूं। ऐसा नहीं कि मेरा बहुत लॉन्ग लेक्चर होता है। हम चीज़ों को आपको समझा देते हैं एक बार में, अब बस आपको उसी चीज़ को दिमाग में बैठा लेना है और आगे बढ़ जाना है। अब देखो, अगर आप सभी की बात करें प्रोडक्टिविटी की, तो 2 तरीके की डेफिनेशन है। जैसा कि मैंने बताया शुरुआत में, इफ़िशियंसी नाम लिया। इफ़िशियंसी का मतलब होता है दक्षता, अगर हिंदी में कहें तो दक्षता। तो प्रोडक्टिविटी भी कुछ इसी तरीके की है, ठीक है। यानी कितना आपने इनपुट दिया, यानी आपने कितना यहाँ पे क्या लगाया? पैसा लगाया, कितना समय लगाया,
और उससे आपको कितना आउटपुट मिला, यानी वही आप सभी का प्रोडक्टिविटी कहलाता है। अर्थात प्रोडक्टिविटी बराबर होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो इनपुट में कोई बदलाव किए गए, यानी आपने लेबर को बढ़ा दिया, समय को ज़्यादा दे दिया, उससे क्या हुआ कि इनपुट में कोई भी बदलाव किए बिना आउटपुट को बढ़ाना ही प्रोडक्टिविटी में वृद्धि करना कहलाता है। अर्थात आपने ज़्यादा लेबर बढ़ा दिए तो उससे क्या हुआ कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर गई। अब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की ये नहीं की, वो इस आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लेबर बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए। वो आपने जो इनपुट दिया उसके बेसिस पे क्या आपको आउटपुट मिला, वो आपकी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। अब ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे इनपुट है जो वो एज इट इज सेम रखा जाए, ऐसा कोई भी एजम्पशन नहीं है। एक यहाँ पे आपको डेफिनेशन के तौर पे बताया जा रहा है, इस इनपुट में बदलाव करके भी आउटपुट में आप बदलाव ला सकते हैं, जो मैं शुरू में भी बोलने की कोशिश किया। तो चलिए अगला हमारा एक और पीटर ड्रकर हैं, ठीक है। इनको जरा मैं हाइलाइटर से हाईलाइट कर देता हूँ। ये हमारे नोट्स के अंदर ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी और ये चीज़ें अगर आपके एग्ज़ाम में लिख के आते हैं तो डेफिनेटली आपको बेहतर स्कोर करने की उम्मीद रहेगी। पीटर ड्रकर जी क्या कहते हैं, उत्पादन के सभी कारकों के मध्य संतुलन स्थापित करना। क्या कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को बना रहे हो, ठीक है, किसी भी आप प्रोडक्ट को बना रहे हो उसके बीच में क्या क्या कारक होते हैं, जैसा कि मैंने बताया पैसा कारक हो सकता है, आपका लेबर कारक हो सकता है, मशीन एक फैक्टर हो सकता है, ठीक है, के मध्य संतुलन स्थापित करना और जिससे न्यूनतम प्रयास द्वारा अधिकतम आउटपुट मिल जाए। यानी आपने कम से कम प्रयास लगाया और आपको मैक्सिमम आउटपुट मिला, उसे हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। तो ये पीटर ड्रकर के अनुसार हो गया प्रोडक्टिविटी। अब भैया हमारे प्रोडक्टिविटी को कौन कौन से ऐसे कारक है जो प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को भी समझ लीजिए। तो बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो आप सभी को क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। आइए, पहला है मैन पावर। मैन पावर को ही आप इसे क्या कह सकते हैं, लेबर। क्या कह सकते हैं, लेबर, मजदूर, कर्मचारी, ठीक है। यानी आपके पास मैन पावर कितना है इसके ऊपर पूरी कंपनी डिपेंडेंट होती है, ठीक है। लेकिन आपको अगर एक अच्छा प्रोडक्टिविटी वाला काम करवाना है तो उसके लिए सही व्यक्ति का चयन होना चाहिए सही कार्य के लिए। तो मैन पावर के अंदर आपको क्या लिखना है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो बिना मैन पावर के नहीं चल सकती, अर्थात बिना लेबर के, बिना कर्मचारी के नहीं चल सकती। तो अब किस कर्मचारी को क्या काम करना चाहिए, किस लेबर को किस मशीन पे काम करना चाहिए, किस ऑपरेटर को किस मशीन पे काम करना है, वो का चयन, ठीक है, उस चीज का चयन करना ही आप सभी का मैन पावर के अंदर है। और अगर आप उस चीज को सही चयन करते हैं तो क्या होगी आपकी, उससे प्रोडक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। पहला कारक समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं दूसरे कारक के ऊपर। दूसरा कारक है हमारा टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगर आप 2026-2027 के अंदर हैं, ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि अब हम 1994 के टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बेस्ड रहें, तो आप उस इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन नहीं ला सकते, ना आप एक अच्छा प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के तौर पे चलते हैं। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, एग्जाम्पल देना जरूरी है। अगर वीडियो को प्यार से सुनते चलोगे बहुत प्यार से मजा भी आएगा, ठीक है। पहले क्या चलता था, लेथ मशीन। अगर आप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पढ़ रहे होगे तो वहाँ पे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी वर्ड में यूज किया क्योंकि ये बहुत सालों से चलता आ रहा है। अभी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी या मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो सब्जेक्ट है उसमें आपने लेथ मशीन के बारे में पढ़ रहे हो। ये आपका कैसा प्रोसेस होता है, ये कन्वेंशनल प्रोसेस होता है। कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, इस चीज़ को भी समझो। कन्वेंशनल का मतलब होता है पुरानी तकनीक, लेकिन हमको सिर्फ पढ़ाया ही जाता है। आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करने जाओगे तो आपके सिलेबस में मैन्युफैक्चरिंग में अब ऐड कर दिया गया है सीएनसी, ठीक है। तो अब आपको सीएनसी लेथ देखने को मिलेगी। सिर्फ सीएनसी लेथ ही नहीं, मतलब आपको नई टेक्नोलॉजी की चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो वही ये चीज़ कहा जा रहा है कि कार्यस्थल पर नई नई टेक्नोलॉजी को लाने पर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे लेथ मशीन से अगर कोई एक जॉब बनाना है तो मान के चलो कि 20 मिनट लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 20 मिनट के अंदर मान के चलो कि 100 जॉब बन जा रहे हैं। तो देख लो
प्रोडक्टिविटी कितना ज़्यादा इंक्रीज करेगा नई टेक्नोलॉजी के ऊपर। अब आते हैं हम तीसरे टॉपिक पर, फाइनेंस। फाइनेंस क्या कर सकता है, आपकी जो भी प्रोडक्टिविटी है उसको क्या कर सकता है, डिक्रीज इंक्रीज कर सकता है। कैसे कर सकता है, पूंजी, फाइनेंस का मतलब पूंजी, किसी भी व्यवसाय का जीवन काल है, आपके पास कितनी पूंजी है वो तो आपके कंपनी की लाइफ को प्रदर्शित करेगी। उससे आपका वेतन जाएगा, उससे आपका बिल जाएगा, उससे आपका कर्जा जाएगा, किराया जाएगा, जैसे आप खर्च को पूरा किया जाएगा। तो फाइनेंस अगर आपके पास अच्छा है तो आप समय से बिल जमा करेंगे, समय से कर्ज को निपटाएंगे, समय से किराए को देंगे, तो डेफिनेटली आपका मार्केट वैल्यू बढ़ेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। आइए, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। चौथा है टाइम। समय ही पैसा है, ये बिल्कुल बात करेक्ट है। यह प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के अंतिम संसाधनों में एक है। अगर आप अपने टाइम को सही न्यूट्रलाइज करते हैं, सही जगह पर यूज करते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी 100% इंक्रीज होने वाली है। ये मैं स्टूडेंट को कह रहा हूं, ना कि कंपनी को कह रहा हूं। ठीक है, मैं स्टूडेंट को कह रहा हूं इस समय के लिए कि अगर आप अपनी प्राथमिकताओं, यानी आपकी प्राथमिकता क्या है, आपकी प्राथमिकता ये है कि आपका जो काम है वो करिए। शादी एक सेकेंडरी काम है, ठीक है, और भी कोई कार्यक्रम अटेंड करना वो एक सेकेंडरी काम है, लेकिन प्राथमिकता क्या है कि आप अपने लक्ष्य को पूरा करें। और उसी प्राथमिकता को अगर आपने समय के साथ जोड़ा तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। और लक्ष्यों के आधार पर मिला समय डिसाइड करना चाहिए। यानी आपके पास अगर दिन में 10 घंटे हैं तो अपने प्राथमिक काम को उसके अंदर ऐड करिए, न कि आप सेकेंडरी काम को उसके अंदर ऐड करिए। 5वें नंबर पे है प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन आप सभी के प्रोडक्टिविटी को कैसे प्रभावित कर सकता है उसको समझिए। अगर हम कंपनी की एक बात बताएं तो कंपनी में लाइन पे काम होता है। ठीक है, 1 किलोमीटर की मान लो ये लाइन है। अब भैया 1 किलोमीटर की लाइन कैसी होती है, ये कन्वेयर बेल्ट होता है। ठीक है, कन्वेयर बेल्ट पे एक एक सामान आता रहता है और यहाँ पे वर्कर बैठे रहते हैं और उसको लगाते रहते हैं। ठीक है, ये कन्वेयर बेल्ट ऐसे चलती रहती है। तो मान लो यहाँ पे आपका सामान पहुँचा तो ये वाला वर्कर ने इसको परफॉर्म किया, यहाँ पे पहुँचा तो ये वाले वर्कर ने परफॉर्म किया। इसी तरीके से एक साइकिल चलती रहती है। ठीक है, तो आपको ये एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, तो यहाँ वाले वर्कर को भी सेम इफिशियंट बनना पड़ेगा और यहाँ वाले वर्कर को भी सेम इफिशियंट बनना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या जरूरी है, कंट्रोल जरूरी है। किसके ऊपर, हर एक वर्कर के ऊपर जरूरी है, हर एक मशीन के ऊपर कंट्रोल जरूरी है। तो कार्यस्थल के प्रत्येक विभाग उत्पादन को अच्छी तरह से कंट्रोल किया जाना चाहिए। यानी जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो आप सभी का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, चाहे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, कोई सा भी डिपार्टमेंट है, उसको हम एक अच्छी तरीके से कंट्रोलिंग में रखेंगे, समय के अंदर हम अपने प्रोडक्ट को तैयार करेंगे तो डेफिनेटली हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। इसमें रॉ मटेरियल्स के उपयोग को शामिल किया गया है। यानी रॉ मटेरियल्स का भी किस तरीके से यूज कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप रॉ मटेरियल को क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, या वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो कम डाल दे रहे हैं, पता लगा दोबारा से मिक्स कर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो, अगर आपको कोई भी एक दीवार जोड़नी है, आपने क्या किया, जो भी मसाला आपने तैयार किया जोड़ने के लिए, अब आपको इतना आइडिया नहीं है कि हमारा मसाला ज़्यादा होगा कि कम, तो आपको एक एक्यूरेसी वहाँ पे एक्सपीरियंस के तौर पे काम करना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपका मसाला ज़्यादा नहीं हुआ, कम रह गया, तो दोबारा से बनाना पड़ेगा, उसमें टाइम जाएगा, डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी। आपने ज़्यादा बना दिया तो माल खराब जाएगा, तब भी प्रोडक्टिविटी खराब होगी। प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ समय से नहीं है, पैसा, समय से आपका प्रोडक्ट ना तैयार होना, समय से सप्लाई ना हो पाना, सारी चीज़ें प्रोडक्टिविटी के अंदर आ रही हैं। किसी भी कंपनी की प्रोडक्टिविटी की बात किया जा रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन प्रक्रिया को सरल और स्टैंडर्डाइज किया जाना चाहिए। स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या होता है कि ये स्टैंडर्ड का चीज़ इस स्टैंडर्ड टाइम के अंदर ही बन के आना चाहिए, इससे ज़्यादा और कम में नहीं होना चाहिए। तो स्टैंडर्डाइजेशन का ये बेनिफिट होता है। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, किसी भी कंपनी का एक सर्कल, जैसे ये आपका सर्कल है, इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर हैं, यहाँ पे मिनिस्टर्स हैं आप सभी के, ठीक है, इसके बाद आप सभी के और भी मेंबर्स हैं। इसी तरीके से कंपनी है, कंपनी का डायरेक्टर होता है, उसके बाद मैनेजर होता है, ठीक है, उसके बाद आपके सुपरवाइजर्स हैं। तो कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, साधारण होना चाहिए, जिससे प्रत्येक विभाग, ठीक है, अपने अधिकार और जिम्मेदारी को ठीक प्रकार से परिभाषित करें
और लाइन और स्टाफ के संबंध को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित हो। यानी जो लाइन पे काम कर रहे हैं उनके ऊपर काम कौन करता है, कमांड कौन करता है, स्टाफ का कोई आदमी। जैसे आप एज ए डिप्लोमा होल्डर 10 लोगों को आप क्या करोगे, कमांड दोगे कि ये काम करके मुझे देना है, फिर आपके ऊपर जो होंगे लोग उनको आप रिपोर्ट करोगे। अगला आता है मैनेजमेंट। ठीक है, देखो अच्छी प्रोडक्टिविटी के लिए आपका जो मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, एक फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट होना चाहिए। फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट का मतलब एक र्यूड मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए कि नहीं आपका लेबर थका हुआ है तो नहीं इससे ही काम कराओ। फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट का मतलब यही है। तो आपका मैनेजर जो है, जो वर्कर है, वो ऐसा होना चाहिए कि हर एक काम को भी कर सके और कर्मचारियों और श्रमिक के साथ क्या हो, बेहतर संबंध है। यानी कोई थका है तो उस जगह पे वो काम कर लिया, कोई उस चीज़ को पता है तो उस चीज़ को वो कर लिया। इससे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। उसके साथ आता है गवर्नमेंट। ठीक है, देखो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को सबको फॉलो करना पड़ता है। जितनी भी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, वो प्रोडक्टिविटी पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। अगर सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी आ गई जो आपके हित में है तो आपका क्या होगा, प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब लो प्रोडक्टिविटी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपके प्रशिक्षण अर्थात ट्रेनिंग, ठीक है, आपके अंदर ट्रेनिंग की कमी हो, इनइफेक्टिव मैनेजमेंट हो। ठीक है, मैनेजमेंट के बारे में भी ऊपर चर्चा हुई। अगर ऑर्गेनाइजेशन इनइफेक्टिव है, उतना काम अच्छा नहीं कर पा रहा है, कार्यस्थल का तनाव टॉक्सिक अर्थात क्या है, जैसे वेंटिलेशन की सुविधा ना होना, फैन ना होना, मशीन के अंदर वियर एंड टियर के कारण प्रॉपरली रन ना करना। ठीक है, टॉक्सिक वर्क प्लेस बिहेवियर, बगल वाला आपसे बोलना तक नहीं चाह रहा है, ठीक है, तो आपके दिमाग में अलग प्रेशर हो जाता है। मल्टीटास्किंग, ठीक है, अपनेपन की भावना की कमी, बहुत अधिक मीटिंग्स, आपने 15 मिनट काम किया उसके बाद मीटिंग के लिए बुला लिया गया, तो वो भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। सम्मान की कमी, ठीक है, रिस्पेक्ट हर एक को अपने जो भी लेवल है उस पर मिलना जरूरी है। खराब सुपरविजन, जो भी आप डिप्लोमा एज ए डिप्लोमा होल्डर जा रहे हैं तो आपको आपका सुपरविजन जो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। हमेशा हर एक जो भी लेबर काम कर रहा है उसको देखते रहना है, उसका टाइम टाइम पे डायरी में अपने नोट करते रहना है, जिससे आपकी जो स्किल भी है वो इम्प्रूव होगी और आपका कंपनी में इमेज भी अच्छा बढ़ेगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 4 लेबर आज नहीं आए कल 2 लेबर नहीं आए। ठीक है, और नई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी होंगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, अर्थात अपर्याप्त टेक्नोलॉजी की वजह से प्रोडक्टिविटी कमज़ोर होती है। लैक ऑफ एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, और संयंत्र का दोषपूर्ण लेआउट, जो लेआउट होना चाहिए वो भी अच्छा होना चाहिए। लेआउट हमने फर्स्ट यूनिट में अभी चर्चा भी किया है, तो लेआउट के बारे में आप जान चुके हो। ठीक है, और मैन पावर की पूर्ण क्षमता का उपयोग न कर सकना, ऐसा तो नहीं है कि किसी को झाड़ू लगाने में व्यस्त कर दिया है, मैन पावर जब आपके पास है तो उसको सही यूज जरूरी है। अब आता है मेथड्स टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के कौन कौन से हमारे मेथड होते हैं उसको यहाँ पे आपको बताना है। तो टेक्नोलॉजी, जैसा कि पहला तो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ही इम्प्रूव होगा। तो ऑलरेडी आप सभी को अभी मैंने सीएनसी मशीन के बारे में बताया। ठीक है, अब सीएनसी मशीन के बारे में बताया कि 20 मिनट में एक जॉब बन रही है और यहाँ पे 20 मिनट के अंदर 150 जॉब बन रही है। ये लेथ है, ये सीएनसी है। तो सीएनसी रन किस पर कर रहा है, कैड और कैम सॉफ्टवेयर पर। कैड कैसा है, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, और कैम कैसा है, मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर है। ध्यान से समझिएगा, अगर कोई भी हमको प्रोडक्ट का डिजाइन करना है तो हम क्या करेंगे, पेन लेंगे, पेपर लेंगे, ठीक है, और उसमें इरेज की संभावना है, तो ये कितना टाइम टेकन है। लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी आ गई, कैड। ठीक है, कैड की वजह से आपको डिजाइन बनाना, डिजाइन का एनालिसिस करना, अर्थात कहाँ पे हमको मजबूत पार्ट लगाना है, कहाँ पे कमज़ोर पार्ट लगाना है, कहाँ पे ज़्यादा फेल हो सकता है, उस चीज़ को एनालिसिस करना, डिजाइन को डेवलप करना बहुत आसान हो गया है। इसी के क्रम में मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, कैसा प्रोडक्शन हमको प्लानिंग करना है, मैनेजमेंट करना है, वो कैम के माध्यम से हो जाता है। एक नई टेक्नोलॉजी है सिम, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मेरे हिसाब से तो यही होता है, आप लोग देख लीजिएगा।
तो इसका यूज क्या है, इसमें ऑटोमेटिक लाइन बैलेंसिंग, मशीन का लोडिंग, शेड्यूलिंग करना, इंस्पेक्शन करना, ये सारी चीज़ें होता है। तो इससे ये प्रोसेस आसान हो गया। दूसरा आता है एम्प्लॉय। ठीक है, दूसरा एम्प्लॉय है। स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने बात किया कि मैन पावर, ठीक है, एम्प्लॉय भी मैन पावर के अंदर ही आएगा। अगर किसी का मैन पावर स्ट्रांग है तो प्रोडक्टिविटी स्ट्रांग होगी। तो मैन पावर स्ट्रांग करने के लिए उस आदमी को क्या देना होगा, लुभावनापन देना होगा। तो उसकी सैलरी यानी फाइनेंशियल इंसेंटिव, सैलरी इंक्रीज कर दो, प्रमोशंस पे अपडेट करो कि हाँ प्रमोशन करोगे, और व्यक्तिगत विकास के लिए समय समय पे ट्रिप वगैरह या और सारी चीज़ों, ट्रेनिंग वगैरह, और निर्णय लेने के लिए छूट दो जिससे वो खुद प्रोत्साहित होगा कि नहीं मैं ये काम आज कर सका। उसके बाद आता है मटेरियल। ठीक है, सही प्लानिंग करना और कंट्रोल करना, वेस्टेज को रोकना, ठीक है, बर्बादी को रोकना यहाँ पे सबसे बड़ा काम है। मटेरियल की रिसाइकलिंग कराना, जो खराब हो गया उसको फिर से रिसाइकिल करो और फिर से यूज में लाओ। मटेरियल का स्टोरेज ऐसा जगह पे हो जिससे खराब वगैरह ना हो, और परचेजिंग उतना ही करो जितना यूज हो। तो ये हो गया आपका मटेरियल। अगला है प्रोसेस बेस्ड। प्रोसेस बेस्ड में हमारा दो है, एक होता है ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग, दूसरा है जॉब डिजाइन एंड जॉब सेफ्टी। तो ऊपर ही हमने बताया कि ह्यूमन आप सभी की कंपनी के लिए मेन फैक्टर है। ठीक है, अब आपने इंजीनियर को हायर कर रखा है तो वो आपको एक नए वे में काम करना बताएगा। इसी के क्रम में जॉब डिजाइन एंड जॉब सेफ्टी। अब जो भी आप डिजाइन किए हुए जॉब वो आकर्षक है और सेफ है तो डेफिनेटली आपका ज़्यादा सेल होगा और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अगला है प्रोडक्ट वेस्ट। ठीक है, वैल्यू का एनालिसिस करना, अर्थात आपने 12 रुपये खर्च किया और अब उसको बेचना कितने में है, उस चीज़ को एनालिसिस करना। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, ऐसी चीज़ उसमें टेक्नोलॉजी यूज करो जो हर जगह पे इजीली उसका मेंटेनेंस वगैरह अवेलेबल हो, जिससे आप ज़्यादा लोग को आकर्षित कर सकोगे। और प्रोडक्ट मिक्स एंड प्रमोशन। ठीक है, प्रोडक्ट में एक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ऐड करो, जैसे आपको पता है आज के समय में आज के फ़ोन वगैरह जो आ रहे हैं कि आपका फ़ोन चार्जर से भी चार्ज हो जाएगा और पीछे भी कोई टेक्नोलॉजी लगा दिया। तो ये क्या है, एक प्रोडक्ट मिक्स है और प्रमोशन करने का टेक्निक है। मैनेजमेंट बेस्ड, मैनेजमेंट स्टाइल ईजी होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। वर्क कल्चर कैसा होना चाहिए, टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। मोटिवेशन दोगे, इंसेंटिव वगैरह। और प्रमोटिंग ग्रुप एक्टिविटी कराओ जिससे लोग खुश रहेंगे। तो ये हो गया इम्प्रूव करने का तरीका। अब आता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखो ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन हमको समझने में क्या जा रहा है, नाम से ही पता चल रहा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी आपके रहने का क्या स्टैंडर्ड है, बस इतना ही इसके अंदर बताना है। आइए 1 मिनट के अंदर समझेंगे। कोई भी व्यक्ति है, परिवार है, समाज है कि भौतिक और आर्थिक आराम के स्तर को दर्शाता है, यानी आप कितना फिजिकली सेटिस्फाई हो रहे हैं। जैसे आपके घर में एसी है, कूलर है, किसी के घर में फैन भी नहीं है, ठीक है, तो उसको ये देखा जा रहा है कि कितनी सुविधाएं और कितनी सेवाएं, कितना संसाधन प्राप्त हो पा रहा है। इस चीज़ को बता रहा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये क्यों कह रहा है, क्योंकि ये आप जब मार्केट स्तर या गांव स्तर पे जाते हो तो उस चीज़ को देखते हो, फिर आप कंपनी में आके उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करके नया प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हो। आइए आय का स्तर इसमें देखेंगे। ठीक है, अधिक आय है तो अधिक सुविधा और बेहतर जीवन है। डेफिनेटली अगर आपके पास अधिक पैसा है तो अधिक सुविधा है। अगर रोजगार और नौकरी की सुरक्षा की बात करें तो अगर स्थिर नौकरी है तो अच्छी आय जीवन स्तर बढ़ाएगी। ठीक है, अगर आपके पास अच्छी नौकरी है तो क्या होगा, आप स्टेबल हो मार्केट में। आवास की गुणवत्ता, ठीक है, तो अगर आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर बात करें तो जो भी आवास की क्वालिटी है अगर अच्छी है, सुरक्षित है, साफ सुथरा है, तो उससे क्या है कि एक अच्छे जीवन का स्तर का संकेत देता है। ठीक है, सुविधाएं किस चीज़ की, स्वास्थ्य की, अस्पताल, दवाइयाँ, डॉक्टर्स आदि की अगर उपलब्धता है आपके यहाँ तो आप एक अच्छे स्टैंडर्ड में रह रहे हो। एजुकेशन, शिक्षा के स्तर से जीवन स्तर पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। आपके यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है कि नहीं है, आपके बगल में अच्छे स्कूल्स हैं कि नहीं है, तो उसके ऊपर भी डिपेंडेंसी है। उसके बाद आपका साफ पानी है, बिजली है, शौचालय आदि है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें भी आपकी डिपेंड करती हैं। परिवहन और संचार, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कैसी है, अच्छी सड़कें हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है कि नहीं, इंटरनेट जीवन
अगर आपके इंटरनेट आपके पास है तो डेफिनेटली आपका जीवन और भी इजी हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसको पढ़कर समझ जाओ और ये पूछा जाने वाला उम्मीद तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ें। आइए, तो इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड वर्किंग कंडीशन, ये भी पूछे जाने की उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी हम जरूर पढ़ेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो गुड वर्किंग कंडीशन का मतलब ये है कि जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो वहाँ का इन्वायरमेंट अगर अच्छा है तो उससे क्या हमको बेनिफिट मिलेगा, उसके क्या महत्व हैं। आइए, तो गुड वर्किंग कंडीशन किसी भी उद्योग, ऑर्गेनाइजेशन या कार्यस्थल पर कर्मचारियों की सुरक्षा को बढ़ाता है। देखिए, अगर आपका वर्किंग कंडीशन अच्छा है, आपके यहाँ एसी लगी है, तो उस आदमी के दिमाग नहीं खराब होंगे, तो वो सुरक्षित है, ठीक है। अगर गुड वर्किंग कंडीशन है, मशीन के पास निकलने का ऑप्शन है, तब भी आप सुरक्षित हो। तो इससे आपके स्वास्थ्य भी अच्छे रहेंगे। अगर आपके पास फैन की सुविधा, एसी की सुविधा है, तो आपके स्वास्थ्य अच्छे रहेंगे और आप आकर्षित होगे कि मुझे इसी कंपनी में जाना है, अर्थात उससे प्रेरणा मिलेगी और उत्पादकता बढ़ेगा। जब आपके यहाँ लोग ज़्यादा दिन तक टिके रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो ये आपका मोटा मोटा आइडिया यहाँ से आपको लग चुका है। आइए, तो फटाफट से समझ लेते हैं। वर्कर्स की सुरक्षा सुनिश्चित होती है, जैसा कि मैंने बताया। अगर सुरक्षित मशीनें हैं, ठीक है, उचित प्रकाश की व्यवस्था है, वेंटिलेशन है, फायर सेफ्टी है, तो वो क्या करेगा, दुर्घटना को कम करेगा, अर्थात आपका वर्कर कैसा रहेगा, सुरक्षित रहेगा। आपका अगर वर्कर सुरक्षित है, वो अच्छे मन से काम कर रहा है, तो आपका प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली इंक्रीज होगा। आरामदायक माहौल है, सही उपकरण और अच्छी रोशनी में अगर कर्मचारी काम कर रहा है तो प्रभावी तरीके से काम करेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। कर्मचारी स्वास्थ्य से अगर अच्छा रहेगा तो आप सभी अनुपस्थिति नहीं होगा, और अनुपस्थिति नहीं होगा तो वो आपका काम बेहतर करके देगा। और अगर आप अच्छा माहौल बनाते हो तो कर्मचारी खुश रहेंगे, अर्थात उनका मनोबल बढ़ेगा और काम में वो रुचि लेंगे। जॉब सेटिस्फैक्शन, सुरक्षित और आरामदायक काम कौन नहीं चाहता। आपने गांव में भी सुना होगा, भैया पैसा 2 रुपये कम मिलता है लेकिन आराम है। तो क्या होता है, तो आपको नौकरी में संतुष्टि मिलती है और जल्दी आदमी कोई काम नहीं छोड़ता। श्रम विवाद कम होते हैं। अगर आप अपने मैनेजमेंट को अच्छा किए हो तो डेफिनेटली लेबर को लेकर के कोई भी विवाद नहीं होगा और कंपनी की क्या होगी, छवि सुधरेगी। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो चलिए आगे के टॉपिक्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला हमारा टॉपिक है मेथड स्टडी, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। इसके पहले जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग चलता था उसमें मेथड स्टडी के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो मेथड स्टडी के नाम से ही पता चल रहा है कि कार्य विधि अध्ययन। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे तात्पर्य से समझ लीजिए। जितने बच्चे हमारे इस तात्पर्य को समझ जाएंगे उनको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई भी इंडस्ट्री में कोई भी काम कर रहे हो तो उसकी क्या ऐसा विधि हो, उसकी क्या ऐसी मेथड हो जिसकी वजह से हमारा जो स्क्रैप है, स्क्रैप का मतलब वेस्टेज, वो कम से कम हो, लागत कम से कम लगे, कम समय के अंदर हो जाए और आपका एक बिल्कुल प्री डिटरमाइन एक्यूरेसी के साथ वो प्रोडक्ट तैयार हो जाए। उसी मेथड के बारे में क्या करना है, यहाँ पे अध्ययन करना है। कार्य करने के जो मेथड है उसके बारे में स्टडी करना है कि कितने समय में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन सा जो है प्रोडक्ट यहाँ से वहाँ जाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो इसके बारे में ऐसा क्या किया जाए कि और कम लगने लगे। उसी के बारे में क्या करना है, यहाँ पे स्टडी करना है। तो पहली लाइन के जो डेफिनेशन है वो यही कहती है कि कार्य विधि अध्ययन अर्थात मेथड स्टडी किसी भी कार्य को करने की वर्तमान विधि या भविष्य के लिए प्रस्तावित विधि का सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग और क्रांतिक परीक्षण है। यानी क्रांतिक परीक्षण का मतलब एक आप रिवोल्यूशन ला रहे हो टेस्ट करके, जिसमें नई और अपेक्षाकृत सरल, जिससे आपको नई टेक्नोलॉजी मिले और नई के साथ साथ कैसी टेक्नोलॉजी मिले, सरल मिले, एवं प्रभावी विधियों को विकसित करके लागू किया जाए। अर्थात जो अभी विधि चल रही है उसको डेवलप कर दिया गया, यानी वो विधि से बेहतर विधि मिल गई आपको, उसी को क्या किया गया, विकसित कर दिया गया और लागू किया गया, जिससे लागत भी हमारी कम हो सके। वो आप सभी का कहलाता है क्या, कार्य विधि अध्ययन। मुझे आशा है कि वर्ड से ही आपको शुरुआत में समझ में आ गया था। अब और भी टॉपिक्स इसमें हमने लिखे हैं तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखो,
अनावश्यक कार्य। अब ऐसा तो नहीं है कि इस काम करने की जरूरत नहीं थी लेकिन ये भी हम कर रहे हैं, है ना। अनावश्यक कार्य एवं गतिविधियों को दूर करने के लिए पूरे वर्क साइकिल का विस्तृत अध्ययन, प्रोसेस चार्ट। यानी हम जो भी अनावश्यक कार्य हैं, जो भी हमारा प्रोसेस पूरा होता है, किसमें किसमें पूरा प्रोसेस होता है, पूरा आपका प्रोडक्ट बनाने का जो वर्क साइकिल है उसका क्या करेंगे हम, विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब किसके द्वारा अध्ययन करेंगे वो भी समझो। तो उसके लिए आगे आपको डिफरेंट चार्ट देखने को मिलेंगे, फ्लो प्रोसेस चार्ट देखने को मिलेगा, मैन मशीन चार्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे आपको चार्ट्स देखने को मिलेंगे। तो इन सब की मदद से क्या करेंगे, हम गतियों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। किसके द्वारा गति हो रही है, मानव के द्वारा हो सकती है और ये गति मशीन के द्वारा भी हो सकती है। उसका क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमारा जो मेथड है वो परफेक्ट है कि नहीं, या हमको नया मेथड लाना है या नहीं, ठीक है। और यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट हैंड चार्ट के बारे में बताया गया, लेकिन हमारे सिलेबस में मैन मशीन है, फ्लो प्रोसेस चार्ट है, ठीक है। तो इन सब चार्ट के बारे में आगे हम लोग समझने वाले भी हैं। कार्यस्थल पर किए जा रहे श्रमिक के दोनों हाथों का उपयोग का सूक्ष्म अध्ययन, ध्यान से समझिएगा इस बात का। कोई सा भी काम अगर दो हाथों से कर रहे हैं और एक हाथों से कर रहे हैं तो दोनों में अंतर है, और दोनों हाथों से भी कर रहे हैं तो उसका क्या टेक्निक है उसके बारे में अध्ययन। कार्य विधि अध्ययन की एक विशेष टेक्निक माइक्रो मोशन स्टडी। माइक्रो मोशन स्टडी क्या होता है, ध्यान से इस बात को समझिएगा, एक एक टर्म को समझाते हुए चलेंगे, बहुत प्यार से समझ में आएगा। माइक्रो मोशन स्टडी वह स्टडी है जो आपके छोटे छोटे मोशंस को देखती है। छोटे छोटे मोशंस को देखने का मतलब, एग्जाम्पल के तौर पे कोई सा भी आप मशीन पे काम कर रहे हो तो उस जगह पर आप किसी प्रोडक्ट को कहीं से उठा करके मशीन पे सेट करते हो, मशीन से किसी प्रोडक्ट को हटा करके दूसरी जगह लाइन पे लगाते हो, तो उस मोशन की जो स्टडी होती है उसे हम कहते हैं माइक्रो मोशन स्टडी। यानी पूरे प्रोसेस के मोशंस को छोटे छोटे पार्ट में, माइक्रो पार्ट में डिवाइड करके उस चीज को स्टडी करना कि यहां पर 8 सेकंड लगे, यहां पे 7 सेकंड लगे, यहां पे 9 सेकंड लगे। इस तरीके से टोटल टाइम को कैलकुलेट किया जाता है, किससे, माइक्रो मोशन स्टडी से। क्या विशेष टेक्निक माइक्रो मोशन द्वारा स्टडी किया जाता है, जिसमें टीवी और कैमरे का प्रयोग किया जाता है। सिंपल सी बात है, हमारे जैसे लोग क्रिकेट के फैन हैं तो आप सभी वहां पे देखते हो कि जब भी रन आउट वगैरह होता है तो आपको वहां पे माइक्रो मोशन में दिखा रहे हैं, छोटे छोटे एकदम से पार्ट्स में, कि इस एंगल पे दिखाओ, इस एंगल पे दिखाओ, तो वहां पे क्लियर हो जाता है। इसी तरीके से आपके इंडस्ट्री में भी कोई भी वर्कर का किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके की टेक्निक यूज कर रहा है, उसके बारे में स्टडी टीवी और कैमरा के द्वारा किया जाता है। आइए, कार्यविधि अध्ययन के उद्देश्य, ठीक है। इस ऑब्जेक्टिव को बताने के पहले मैं आप सभी को यही कहूंगा कि आप समरी समझो, सारांश समझो। पूरा एक एक टर्म रट करके नहीं जा सकते इस पूरे सब्जेक्ट को, आपको सारांश समझ लेना है कि हाँ आपके इस मेथड स्टडी में हुआ क्या, कि हमको कार्य विधि जो भी काम हो रहे हैं उसके हम मेथड्स को नाप रहे हैं, माइक्रो मोशन स्टडी में नाप रहे हैं, प्रोसेस चार्ट से नाप रहे हैं, कैमरे से नाप रहे हैं, ठीक है। इन सब के बारे में स्टडी करना जिससे हमारा वेस्टेज कम हो, जिससे हमारे जो है लागत कम हो, जिससे हमारे कम समय में क्या नाम है प्रोडक्ट अच्छा तैयार हो, एक्यूरेसी के साथ तैयार हो। तो इस तरीके से दिमाग में सिर्फ एक कंसेप्ट तैयार करना है। एक एक लाइन जो मैंने अभी समझाया उसको सिर्फ कंसेप्ट समझने के लिए है, ठीक है। इसके लिए मैं जब पॉलिटेक्निक में पढ़ाना शुरू किया, मतलब छोटे स्तर पे एज ए स्टूडेंट पढ़ाना शुरू किया, तो सिर्फ मैंने नोट्स दिया। क्यों? क्योंकि वीडियो लेक्चर्स बताना और नोट्स के माध्यम से अपने दिमाग में उसको अडॉप्ट करना, दोनों में अंतर है। और जिस तरीके से मैं नोट्स देने लगा, फिर बहुत सारे लोग हमारे कह सकते हैं सपोर्ट में रहे। तो हमारे आपकी जो फाइनल ईयर है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मैकेनिकल में सभी फाइनल ईयर वाले प्यार करते हैं अपने को, ठीक है। चलो फिलहाल कार्यविधि अध्ययन के उद्देश्य से समझते हैं। कार्यस्थल के डिजाइन एवं लेआउट में सुधार। देखो, अगर डिजाइन और लेआउट में सुधार करेंगे तो डेफिनेटली कार्य जल्दी होगा। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाएंगे कि मान लो कि कोई भी यहां से यहां जाने में, ठीक है, यहां से यहां जाने में आपको मान लो लगते हैं 5 सेकंड, ठीक है। तो अगर आपके यहाँ का लेआउट कुछ इस तरीके से है कि यहाँ से होते हुए यहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है, या कुछ इस तरीके से जाना पड़े, ठीक है, कि यहाँ पे और एक्स्ट्रा जो टाइम चलना पड़ रहा है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई मशीन होगी या बीच में कोई मशीन होगी, तो इसकी वजह से आपको लेआउट में सुधार करना पड़ेगा। अर्थात ऐसी असेंबली लाइन बनाना पड़ेगा कि इस प्रोसेस के बाद ये वाला प्रोसेस होगा यहाँ पे बगल में, फिर इसके बाद ये वाला प्रोसेस होगा, इसके बाद ये वाला प्रोसेस होगा। इससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा। वर्क प्रोसीजर की इफिशियंसी में सुधार, यानी जैसा कि मैंने बताया अभी माइक्रो मोशन स्टडी करके आप देख रहे हो कि कौन सा वर्कर किस तरीके से टेक्निक अप्लाई करके काम को कर रहा है, तो उस प्रोसीजर में सुधार करना है। जैसे लेथ मशीन यूज कर रहे हो तो उसकी जगह पर सीएनसी यूज कर लो, तो उससे क्या होगा कि आपकी इफिशियंसी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है भैया, चलो। श्रमिकों, मशीनों तथा मटेरियल्स का इफेक्टिव उपयोग, अर्थात जो भी लेबर है हमारे, जो भी हमारी मशीन्स हैं, उनका इस तरीके से यूज करें कि वो मैक्सिमम आपको इफिशियंसी प्रदान करें। अब उसका कैसे यूज करना होगा आपको, वो तो आपको मेथड स्टडी के अंदर इस चीज़ को समझना है कि इसका उद्देश्य यही है। कैसे यूज करना है, जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो वो डेफिनेटली वहाँ पर अप्लाई होगा कि किस वर्कर को किस जगह पे लगाना है, कौन सा मटेरियल्स यूज करना है जिससे हमारा प्रोडक्ट अच्छा तैयार हो। ठीक है, ये हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। फाइनल प्रोडक्ट की डिजाइन में सुधार, मान लो कोई भी फाइनल प्रोडक्ट हमारा तैयार हो गया, ठीक है, और हमको थोड़ा बहुत उसमें ऐसा लगता है कि चीज़ें चेंज करनी है, तो उस प्रोडक्ट के बेसिस पे हम डिजाइन में सुधार करेंगे और नया प्रोडक्ट तैयार कर देंगे। ऑपरेटर की थकान को कम करना, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी 7 घंटे 8 घंटे काम करेगा उसके बाद वो उस इफिशियंसी लेवल पे नहीं काम करेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, शिफ्ट को चेंज करें, ऑपरेटर को बढ़ा दें। ठीक है। वर्किंग एनवायरनमेंट में सुधार, ऊपर भी इस बात की चर्चा हुई थी कि आपके यहाँ पर वेंटिलेशन होना चाहिए, एसी होना चाहिए और साथ साथ रेस्ट हाउस भी होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपका जो भी वर्कर होगा उसको बिल्कुल अच्छा महसूस होगा। मटेरियल हैंडलिंग को इफेक्टिव, फास्ट एवं एफिशिएंट बनाना, देखो जैसा कि मैंने ऊपर एग्जांपल दिया कि कोई भी मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना आपकी इंडस्ट्री का मेन काम है। ठीक है, इसके बिना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम बना हुआ है। पता नहीं इस टॉपिक में है कि नहीं, या ऊपर मैंने समझाया होगा। 3 तरीके की मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम यूज किए जाते हैं। एक तो मैनुअल है जो कि आप हाथों से ले जाते हैं, और फिर एक सेमी ऑटोमेटेड कर दिया गया है। सेमी ऑटोमेटेड का मतलब ये है कि कोई भी मशीन के ऊपर आप रख करके ले जा रहे हो, और फिर एक फुल्ली ऑटोमेटेड जो रोबोट वगैरह है, तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन अपने यहाँ सेमी ऑटोमेटेड है, तो मटेरियल हैंडलिंग को सेमी ऑटोमेटेड कर देना चाहिए। ठीक है। प्रोडक्ट की क्वालिटी में सुधार, प्रोडक्ट की क्वालिटी में सुधार होने से क्या होगा मेरे प्यारे साथियों कि इंडस्ट्री में आपकी छाप बनेगी, और वो सुधार कैसे होगा, मेथड स्टडी से। ठीक है भैया। श्रम एवं पूंजी के अपव्यय, कॉस्ट में कमी, अगर आप मेथड स्टडी का इफिशिएंट यूज कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपका मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट कम लग रहा है, तो लेबर कॉस्ट कम हो जाएगा, आपकी जो फैक्ट्री की अल्टीमेट कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। ठीक है। लेबर एवं ह्यूमन एफर्ट को उपयोगी बनाना, ऑब्वियस सी बात है कि आप बिना लेबर के और बिना ह्यूमन एफर्ट के, ठीक है, आप अपनी कंपनी में अच्छा काम नहीं कर सकते, तो उनको आप उस तरीके से यूज करें जिससे क्या रहे वो कि आपका काम भी अच्छा हो और सारी चीज़ें हो। जैसे कोई सामान को ढोने में ज़्यादा ताकतवर है, तो उसको क्या करो कि सामान को ढोने में लगा दो। कोई ऑपरेटिंग या कोई कटिंग करने में ज़्यादा बेहतर महसूस हो रहा है, तो उसको उस जगह पे लगा दो। तो उसी चीज़ की तो हम स्टडी कर रहे हैं मेरे प्यारे साथी। मेथड स्टडी क्या है, इसी चीज़ का स्टडी है कि कौन किस तरीके से यूज किया जाए, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। स्वास्थ्य पर पड़ने वाली प्रतिकूल प्रभावों को कम करना, अब जैसे क्या होता है कि मौसम चेंज हो रहा है, तो आप अपनी कंपनी के अंदर हीटर वगैरह की व्यवस्था करवा दिए, जिससे क्या है कि वर्कर इफिशिएंटली काम कर रहा है। तो जो भी स्वास्थ्य पर पड़ने वाली, जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो आपको पता चल गया, तो आप उस तरीके से व्यवस्था मेंटेन कर रहे हो। प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना, ये तो अल्टीमेट है ही कि आप मेथड स्टडी का यूज करके अपनी पूरी कॉस्ट को कम करना। अब आते हैं हम प्रोसीजर ऑफ मेथड स्टडी। तो भैया मेथड स्टडी के क्या हमारे प्रोसीजर हैं उसको समझिए। तो मेथड स्टडी के लिए बहुत सारे अलग अलग जो पद्धति हैं वो यूज किए जाते हैं, जिसका उद्देश्य केवल क्या है, सुधार करना। ठीक है, हमें क्या करना है, उससे हमें अपने अल्टीमेट कंपनी की सुधार करना है। ठीक है। वर्तमान कार्यविधि का विस्तृत अध्ययन करना, यानी जो भी आपकी वर्तमान में मेथड चल रही है उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करना कि वहाँ पे क्या डिफेक्ट हो रहा है, क्या बेहतर हो रहा है, वो उसके बारे में आपको अध्ययन करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि सभी पक्षों की विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है, प्रत्येक भाग की। ठीक है। मोशन में आप हम सब प्रत्येक माइक्रो मोशन को देखेंगे, और इसको हम 2 तरीके से बांटते हैं। एक होता है कि प्रोसेस एनालिसिस और एक होता है ऑपरेशन एनालिसिस। 2 चीज़ें,
आप कौन सा प्रोसेस वहाँ पे कर रहे हो उसके बारे में, और कौन कौन से ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर रहे हो उसके बारे में आपको एनालिसिस करना है। दूसरा है समीक्षा करना। समीक्षा का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? रिव्यू, कोई भी चीज़ का रिव्यू करना, ठीक है। रिव्यू करना और आपका अध्ययन करना, दोनों में अंतर है, ठीक है। जैसा कि आप रिव्यू वगैरह बहुत सारे देखते भी हो, ठीक है। अरे रिव्यू का मतलब क्या है? जैसे आपको मोबाइल का रिव्यू नहीं दिखाते हैं लोग, कार्यविधि के प्रत्येक भाग, ठीक है, कार्यविधि के प्रत्येक भाग के बारे में एकत्रित जानकारी की रिव्यू कीजिए तथा अनावश्यक कार्यों को हटाकर सर्वोत्तम कार्यविधि का निर्माण करके इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आपको जो भी सर्वोत्तम कार्यविधि है उसको आपको यूज करना है। अब तीसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है नई विधि का पूर्ण परिभाषित करना। जो भी नई मशीनें आ रही हैं, जो भी नई विधियाँ आ रही हैं, उनके बारे में आपको जरूर पता करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया? मेथड स्टडी कर लिया, और मेथड स्टडी करने के बाद जो भी सर्वोत्तम कार्यविधि आपको मिली, ठीक है, जिससे क्या किया गया, हमारा प्रोडक्ट बनाया गया, उसके प्रत्येक पहलू, मानव गति यानी जो ह्यूमन काम कर रहा है वो, मशीन और उसके टूल्स, ठीक है, औजार मतलब टूल्स, और उत्पादन सामग्री यानी मटेरियल्स, संयंत्र यानी पूरे प्लांट के अंदर की गतिविधियाँ, कंपोनेंट्स आदि का व्यवस्थित रिकॉर्ड आप तैयार करना, ठीक है। उसके मदद से ही क्या होगा आपका कि नई पद्धति को आसानी से लागू होगा। तो एक चार्ट अगर इस तरीके से आप बनाते हैं तो नंबर आपको अच्छे मिलेंगे, जैसे मेथड स्टडी, फिर सिलेक्शन, फिर रिकॉर्ड, फिर उसका इवेल्युएशन। मूल्यांकन का मतलब क्या है? चेक करना, इवेल्युएशन करना। उसके बाद सर्वोत्तम कार्यविधि को क्या करना? लागू करना, ठीक है। सर्वोत्तम कार्यविधि को आप लागू कर सकते हो। फिर सर्वोत्तम कार्यविधि को लागू विकसित करने के बाद उसको क्या करना? बस परिभाषित करना, लोगों को बताना, जिससे और लोग भी उसको बारे में समझ पाएंगे। फिर उसकी स्थापना करना, फिर उसकी लागू करना, ठीक है। और टू अचीव द इम्पॉर्टेंट मेथड, इससे क्या होगा कि आप उससे बेहतर कोई एक महत्वपूर्ण मेथड को अचीव कर पाए। चलिए, तो अब आगे हम चलते हैं सिलेक्शन ऑफ ए जॉब फॉर अ मेथड स्टडी। तो मेथड स्टडी के लिए हम कोई सा भी जॉब कैसे सिलेक्ट करेंगे? जॉब का मतलब क्या होता है? जॉब का मतलब ये होता है कि आपका कोई प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट। चलो, तो एक जॉब बनाने के लिए, एक प्रोडक्ट बना रहे हो आप, उसमें मेथड स्टडी को किस तरीके से हम सिलेक्शन करेंगे उसको हम समझ रहे हैं। आइए, तो मेथड स्टडी का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, कोई सा भी काम है, कोई सा भी प्रोसेस है, ठीक है, उसको क्या करना है? उसको हम कर देना है इजी, सरल बना देना है, तेज बनाना है, सुरक्षित करना है, और किफ़ायती यानी कॉस्ट कम करनी है। इससे किसी भी जॉब को मेथड स्टडी के लिए चुनने से पहले कुछ स्टैंडर्ड का ध्यान रखना है। हम कुछ ऐसे स्टैंडर्ड का ध्यान रखेंगे जिससे हमारा जॉब सरल भी बनेगा, तेज भी बनेगा, सुरक्षित भी बनेगा, और कॉस्ट भी उसकी कम आएगी। तो पहले हाई कॉस्ट जॉब को हम देखेंगे, ठीक है। जिन कार्यों पर अधिक लागत खर्च हो रही है उन्हें मेथड स्टडी के लिए प्राथमिकता दी जाती है। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी हाई कॉस्ट जॉब है, अगर मान लो आपकी 2 करोड़ की मशीन है, तो भैया 2 करोड़ की मशीन को पहले आप प्रायोरिटी दोगे, पहले उसके बारे में समझोगे। जैसे पेपर है, तो जो टफ पेपर है, जैसे मान लो सॉम का पेपर टफ है, तो पहले उसको आप प्रायोरिटी देते हो, इंडस्ट्रियल को बाद में समझते हो, है ना। तो इसी तरीके से आपका जो भी हाई कॉस्ट आपका मशीन है, जॉब है, उसको आप समझ पा रहे हो, ठीक है। दूसरा, अधिक समय लेने वाले कार्य, उसके बाद प्रायोरिटी किसको दोगे? अधिक समय लेने वाले कार्य। जो भी कार्य में ज़्यादा समय लग रहा हो उन्हें मेथड स्टडी से बेहतर और तेज बनाने के लिए हम मेथड स्टडी करेंगे। एक होता है बॉटल नेक ऑपरेशन, ठीक है। बॉटल नेक ऑपरेशन का मतलब क्या है कि जहां प्रक्रिया में देरी होती है वहां उत्पादन रुक जाता है, तो फिर हम उन ऑपरेशंस को क्या करेंगे? चुनेंगे। कहने का मतलब यह है कि मान लो एक लाइन पे काम हो रहा है, तो ये दोनों तो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये वाला क्या कर रहा है? बॉटल नेक कर रहा है, यानी क्या कर रहा है? उस प्रोसेस को उतना समय में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है स्टैंडर्ड टाइम में। तो वहां पे आपको मेथड स्टडी का यूज करके उसको इफिशिएंट बनाना पड़ेगा। अधिक मात्रा में दोहराए जाने वाले कार्य, जो रोजाना बड़ी संख्या में हमारे काम हो रहे हैं, उसमें आप सुधार करेंगे जिससे उत्पादन में बड़ा लाभ आपको मिलेगा। अब आते हैं थकान एवं चोट की संभावना वाले कार्य। ऐसे जगह पे जहाँ पे आप थकान जल्दी महसूस करते हो या सेफ्टी का थोड़ा सा दिक्कत रहता है, तो फिर उसको क्या करोगे? मेथड स्टडी के द्वारा
सुरक्षित करोगे, जिससे कि आपके वर्कर भी और आपकी कंपनी दोनों भी सुरक्षित रहे। अधिक स्क्रैप, जहां पे अधिक वेस्ट हो, डिफेक्ट हो, उन कार्य को आपको क्या करोगे, सुधार करने की आवश्यकता है। अगर अगला आता है माल सामग्री की अधिक मूवमेंट वाले कार्य, मतलब जो भी सामग्री को बार बार इधर उधर ले जाना पड़ता है, उन्हें हम मेथड स्टडी के जरिए क्या करेंगे, इस तरीके से करेंगे कि हमको कम मूव करना पड़े। आइए अब आते हैं ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट पर। तो ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट के अंदर का मटेरियल समझने से पहले इनकी मीनिंग को हम समझते हैं। ठीक है, प्रोसेस का मतलब क्या है कि कोई सा भी आप काम कर रहे हो। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि उस पर्टिकुलर जॉब के ऊपर कोई ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो। काम का मतलब क्या है, प्रोसेस का मतलब क्या है कि आपका अल्टीमेट गोल है कि कोई प्रोडक्ट बनाना, लेकिन उसमें आप बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। ठीक है, फिर जाके आपका प्रोडक्ट बनेगा। सपोज आप मैन्युफैक्चरिंग पढ़ रहे हो, उसमें लेथ मशीन है, ठीक है, तो आप उसके ऊपर नर्लिंग ऑपरेशन कर रहे हो, टर्निंग ऑपरेशन करते हो, टेपर टर्निंग होता है, फेसिंग होता है, ठीक है, ग्रूविंग होता है। तो एक ऑपरेशन है और पूरा प्रोसेस क्या है, उन सारे प्रोसेस को ऑपरेशन को परफॉर्म करके आप प्रोसेस करते हो। तो ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट का मतलब क्या है कि सभी ऑपरेशन को हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है आपको पता ही है, और एक वर्टिकल लाइन, इन दो लाइनों पे हम क्या करते हैं, दिखाते हैं सारे ऑपरेशंस को, और उसकी मदद से आप अपने जो भी कंपनी के प्रोडक्ट बन रहे हैं उसमें आप जल्दी ला सकते हो। आइए एक एक चीज को समझते हैं। तो ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट एक ऐसा चार्ट है जिसमें किसी उत्पाद के निर्माण या किसी कार्य की प्रक्रिया में होने वाले सभी ऑपरेशंस क्या दिखाए जाते हैं, और इंस्पेक्शन क्रमवार दिखाया जाता है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या है, क्रमवार, ऑर्डर वाइज। यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, ऑर्डर में दिखाया जाता है। ठीक है, प्रक्रमों के सामान्य प्रवाह को, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सामान्य प्रवाह को हम वर्टिकल लाइन में, यानी जो नॉर्मल फ्लो है, ठीक है, कि हाँ इसके बाद ये, इसके बाद ये हो रहा है, और जो भी प्रवेश किए गए पदार्थ को क्षैतिज, प्रवेश करने का मतलब जो भी मटेरियल आ रहा है, मशीन आ रहा है, ठीक है, उसको हम क्षैतिज रेखा में प्रदर्शित करते हैं। तो आपको जो मैंने बताया कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, तो जो वर्टिकल लाइन है मेरे प्यारे साथियों, उसमें हम इनपुट मटेरियल को देख रहे हैं, जो मटेरियल आ रहा है, और जो आपकी नहीं, वर्टिकल लाइन पे क्या देख रहे हैं हम, फ्लो को देख रहे हैं। वर्टिकल लाइन पे हम अपने फ्लो को देख रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन में देख रहे हैं इनपुट मटेरियल का। ठीक है, इनपुट मटेरियल का देख रहे हैं। ठीक है भैया, तो ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट के साथ समरी चार्ट का भी संलग्न करना आवश्यक होता है। मतलब समरी चार्ट का मतलब क्या है कि हर एक चीज़ का एक समरी ब्रीफ में आपको बताना होता है। तो ये आप सभी आराम से लिख सकते हो कि कब हमारा कार्य हुआ, कब हमारा प्रारंभ हुआ, कब हमारा अंत हुआ। ठीक है, और यहाँ पे अपना साइन। ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट में हमारे बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, उनको आपको याद रखना है, इसी से आपको मिलेंगे नंबर। ठीक है, ऊपर जो आपका था, दो टर्म था, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, यही दो चीज़ आपको याद करना था। ठीक है, जैसे ऑपरेशन कोई चीज़ कर रहे हो, उसके लिए क्या सिंबल है देख सकते हो। इसका काम क्या है, सामग्री में परिवर्तन। ठीक है, ऑपरेशन जब डिफरेंट ऑपरेशन करोगे तो डिफरेंट चीज़ें करोगे। इंस्पेक्शन का काम क्या है, जांच करना, ये देखिए सिंबल। फ्लो यानी मटेरियल की स्पीड, ये देखिए सिंबल। स्टोरेज, स्टोर करना, ये देखिए सिंबल। प्रोसेस में अगर देरी हो रही है तो ये देखिए सिंबल। ठीक है, तो हमने कुछ सिंबल्स आपको दे दिए हैं, इतना ही आप याद कर लो, आपका काफ़ी काम हो जाएगा। अब आता है हमारा कौन सा चार्ट, फ्लो प्रोसेस चार्ट। ये सब आपके मेथड स्टडी में यूज हो रहे हैं, यानी कोई सा भी मेथड को हम इफिशिएंट बनाने के लिए इन चार्टों का यूज कर रहे हैं। और हो क्यों रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा काम जल्दी हो जाए। तो हर बार की तरह मैं जो भी आपका टॉपिक है उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि फ्लो का मतलब क्या है, कि कोई भी आपका प्रोडक्ट बन रहा है उसके लिए मटेरियल्स जो यूज होते हैं उसके फ्लो के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो हमारे सभी जो प्रोसेस के अंदर ऑपरेशंस होते हैं, इंस्पेक्शन होता है जो भी आपका प्रोडक्ट बनता है, और फिर मटेरियल हैंडल होता है। ठीक है, आपका प्रोडक्ट बन गया, मटेरियल्स जो आके मशीन पे लगेगा उसका क्या होगा, स्थानांतरण होगा। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्या करते हैं हम इस चार्ट के अंदर क्या करते हैं, अंकित करते हैं। इस प्रोसेस चार्ट को फ्लो प्रोसेस डायग्राम भी कहते हैं। ठीक है भैया, तो फ्लो प्रोसेस चार्ट एक ऐसा चार्ट है जो प्रक्रम के अंतर्गत कार्य के फ्लो को सीक्वेंस में दिखाता है। यानी कोई भी जो भी प्रोसेस हो रहा है
तो उसके फ्लो को दिखाएगा कि हाँ आपका जो भी फ्लो है इस सीक्वेंस में चल रहा है। जो भी सीक्वेंस आप यूज करना चाहोगे उस सीक्वेंस आपके कंपनी के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन ये फ्लो प्रोसेस चार्ट आपके सीक्वेंस को प्रदर्शित करता है, जिसका उपयोग निर्माण उत्पादन कार्य में संलग्न किसी श्रमिक सामग्री अथवा उपकरण के प्रवाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। मतलब आपने फ्लो बता दिया तो कोई भी लेबर आएगा, कोई भी श्रमिक आएगा तो उस फ्लो के अकॉर्डिंग ही आपका काम करेगा। जैसे आप समझा देते हो कि ऐसे 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 होना है, तो वो फ्लो प्रोसेस चार्ट इसी प्रोसेस को दिखाता है। ठीक है, जिसमें श्रमिक सामग्री अथवा उपकरण के सभी ऑपरेशन, परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन, यानी आपका कब आपको ट्रक पे लाद करके ले जाना है, ठीक है, कहाँ पर स्टोरेज करना है, कहाँ पे देरी का क्रम होता है, उस सबको दर्शाया जाता है। इसके साथ ही इसमें प्रत्येक क्रिया में लगा समय और चली गई सभी दूरियों को भी प्रदर्शित करता है, यानी कितना टाइम लगा किस प्रोसेस को करने में और कितनी दूरी तय करनी पड़ती है, वो भी इस प्रोसेस चार्ट के अंदर क्या होता है, आपका प्रदर्शित रहता है। ये ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट का क्या है, मॉडिफाइड रूप है, विस्तृत रूप है। ठीक है भैया, सिंबल्स आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ऑपरेशन के, इंस्पेक्शन के, ट्रांसपोर्टेशन के और स्टोरेज के। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला जो है प्रोसेस चार्ट वो है टू हैंडेड प्रोसेस चार्ट। कौन सा प्रोसेस चार्ट है, दो हाथ प्रक्रम चार्ट। टू हैंडेड अगर प्रोसेस चार्ट को समझो तो इसके नाम से ही पता है कि यहाँ पे दोनों हाथों का उपयोग करना है इसी चार्ट के अंदर। ठीक है, यानी आप दोनों हाथों से जो भी काम को कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, उसका सारा यहाँ पे विस्तृत अध्ययन होता है। टू हैंडेड प्रोसेस चार्ट, जिसका प्रचलित नाम दायां एवं बायां हाथ चार्ट भी है, एक ऐसा ऑपरेशन चार्ट है जिसमें मानव के दोनों हाथों के चलने का क्रम, यानी दोनों हाथ आप कब चला रहे हो, ठीक है, और किए गए कार्य को दर्शाया जाता है, यानी आपका दोनों हाथों का परफॉर्मेंस कैसा है और आप जो भी कार्य कर रहे हो, ठीक है, वो कितने इफिशियंट वे में कर रहे हो। एक ही स्थान पर एक मानव द्वारा किए गए कार्य को, यानी एक आदमी कोई काम कर रहा है, ठीक है, और उसके साथ साथ प्रत्येक हाथ से किए गए काम और फिर शरीर के सहयोग का क्या करेंगे, अलग अलग हम दर्शाएंगे। समझ लो मेरी बात, कोई भी एक आदमी है, ठीक है, उस आदमी के द्वारा एक हाथ से काम किया गया, फिर प्रत्येक दोनों हाथ से काम किया गया, उसके साथ साथ बॉडी का भी सहारा लिया गया, वो सारी चीज़ें इस प्रोसेस चार्ट के अंदर अटैच की जाती हैं। कभी कभी दोनों हाथ साथ साथ कार्य करते हैं जिससे कार्य में शीघ्रता हो जाती है। ठीक है, जैसे काम करने के लिए आप कोई भारी चीज़ है तो उसको आप दोनों हाथों से शीघ्रता से कर पाओगे और जल्दी कर पाओगे। वही कार्य यदि एक साथ करना पड़े तो 2 गुना समय लग जाता है। अगर भाई एक हाथ से वही काम करोगे तो 2 गुना समय तो लग ही जाएगा। यदि प्रचालक द्वारा पैरों का परिचालन भी किया जाता है तो उस भी चार्ट में दर्शाया जा सकता है। जैसे होता नहीं है कि आप एक मशीन का नाम शायद सुना होगा, नहीं सुना होगा, मन करे तो अभी सर्च कर लेना। एक होता है पावर प्रेस मशीन, हमने तो कंपनियों में जाके देखा है, तो उसको पैर से प्रेस करते हैं और दोनों हाथों से अपने प्रोडक्ट को पकड़ के रखते हैं, यानी आप दोनों पैरों का भी काम कर रहे हो और दोनों हाथों का भी काम कर रहे हो। जैसे आप क्या चलाते हो, 4 व्हीलर चलाते हो। ठीक है, तो ये है आपका पावर प्रेस मशीन। बाकी ऑपरेशन का ये सिंबल ये है, किसी वस्तु को पकड़ना, ठीक है, छोड़ना ऑपरेशन में आता है। ट्रांसपोर्टेशन, किसी भी कार्य को ले जाना आना, ठीक है, ये आपका सिंबल है। तो ये कौन सा चार्ट था आप सभी का, टू हैंडेड प्रोसेस चार्ट। डिले के बारे में बताया गया है और होल्डिंग यानी कोई चीज़ को होल्ड करके रखना कुछ देर के लिए, उसके बारे में भी बताया गया है। अब आता है हमारा एक चार्ट, कौन सा चार्ट है, मैन मशीन चार्ट। ठीक है, मैन मशीन चार्ट क्या कहता है, जैसे कि नाम से पता है इसमें मैन भी होगा और मशीन भी होगा, इन दोनों की गतिविधियों को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, उसे हम कहते हैं मैन मशीन चार्ट। इस चार्ट में मानव तथा मशीन की गतिविधियों को एक कॉमन टाइम स्केल पर रिकॉर्ड किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि मैन के साथ मशीन, जो मशीन के साथ मैन काम कर रहा है, उन दोनों का कॉमन, यानी जितनी देर मशीन पे उसने काम किया उतनी देर मानव का भी टाइम होगा। ऐसा नहीं कि दोनों का अलग कोई टाइम होगा, कॉमन टाइम स्केल होता है। ठीक है, यह ऑपरेटर, ठीक है, तथा एक मशीन सदैव बारी बारी से कार्य करते हैं। देखो, जो भी ऑपरेटर है और जो भी मशीन है, ठीक है, वो बारी बारी से काम करेंगे, उसका भी रिकॉर्ड यहाँ पे डिटेल किया आता है। कहने का मतलब ये है कि जो मानव और मशीन है उस दोनों को कॉमन टाइम को लिया गया, और साथ ही साथ जो ऑपरेटर है और जो मशीन है, जैसे आपकी मशीन अभी खाली है और उस पर आपने लोडिंग करी, फिर उसके बाद आपने बटन प्रेस करा, वो काम हुआ, फिर हटाया,
तो वो जो अलग अलग टाइम है उसको भी लिया जाता है, जब अर्थात जब मशीन निष्क्रिय होती है तब ऑपरेटर मशीन की लोडिंग कर रहा होता है या मशीन से पूर्व निर्मित कार्य को हटा रहा होता है। इस चार्ट के अध्ययन से यह भी ज्ञात किया जाता है कि क्या मशीन के कार्य के दौरान जब लेबर खाली हो उसे कोई कार्य दिया जा सकता है कि नहीं, अर्थात आपका जो साथ में लेबर एक काम कर रहा होता है उसका भी यूज यहाँ पे करना है मेथड स्टडी के अंदर, कि अगर वो खाली है तो उसको हम कहीं पे लगा सकते हैं या नहीं। इसके साथ यह भी ज्ञात होता है कि कार्य के दौरान मानव तथा मशीन द्वारा किए गए कार्य का प्रतिशत क्या है। मतलब आप मशीन चल रही है तो मशीन का टाइम तो कैलकुलेट हो रहा है और आपका भी टाइम कैलकुलेट हो रहा है, तो मशीन ज़्यादा देर चली और आपने काम कम देर किया तो वो भी आपका परसेंटेज यहाँ पे पता चलता है। इससे यह पता चलता है कि एक कार्य चक्र के दौरान कितना समय मशीन पर कार्य की लोडिंग और अनलोडिंग में भी हो रहा है। यानी कोई भी प्रोडक्ट का साइकिल जो तैयार हुआ उसमें ये पता चल जाएगा कि कितना देर लोडिंग में गया, कितना देर अनलोडिंग में लग गया और कितनी देर उस प्रोडक्ट को बनाने में गया। इस चार्ट का उपयोग प्रायः वहाँ किया जाता है जहाँ ऑटोमेटिक मशीन उपयोग में लाई जाती हैं, जैसे आप सभी की CNC मशीनें हैं तो वहाँ पर ये चीज़ देखा जाता है, तथा ऑपरेटर द्वारा एक समय में एक से अधिक मशीनों को नियंत्रित किया जा रहा हो तो वहाँ पर भी इस चीज़ को देखा जाता है कि एक कोई जो टाइम टेकन प्रोसेस हो रहा है उसमें एक ऑपरेटर 2 मशीनों को नियंत्रित कर रहा है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ों को हम कैलकुलेट करते हैं। आइए हमारा जो एक और डायग्राम है उसे हम कहते हैं फ्लो डायग्राम। मुझे लगता है ये लास्ट डायग्राम है, इसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद आपका काम इस सेकंड यूनिट के पहले पार्ट का हो जाएगा। उसके बाद आपका सेकंड पार्ट इसी में आता है, ठीक है। चलो, तो फ्लो डायग्राम भी कोई ऐसा खास डायग्राम नहीं है, इसमें जो भी फ्लो हो रहा है उसको क्या करेंगे, एक डायग्राम रूप में क्या करेंगे, ड्राइंग शीट पर हम उसको दिखाएंगे, ठीक है। तो प्रत्येक प्रोसेस के चार्ट के साथ उस क्रिया के विभिन्न स्थानों को, ठीक है, जो भी प्रोसेस कर रहे हो उसके विभिन्न प्लेस, यानी इस प्लेस पर ये प्रोसेस हुआ, इस प्लेस पर ये प्रोसेस हुआ, इसकी एक ड्राइंग शीट पर हम क्या करेंगे, दिखाएंगे। जो भी अपना मटेरियल को क्या किया, स्थानांतरित किया, उसको दिखाएंगे। तो सारे पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, अंकित करेंगे। उस डायग्राम को कहते हैं हम फ्लो डायग्राम, ठीक है भैया। फ्लो डायग्राम वास्तव में किसी उपयुक्त पैमाना मानकर खींचा गया कार्यशाला और मशीनों, कार्यस्थलों तथा श्रमिक द्वारा कार्य के दौरान तय की गई दूरियों और पथ का आरेख होता है। कहने का मतलब इनका ये है कि फ्लो डायग्राम के अंदर जो भी आपका काम हो रहा है, फैक्ट्री, मशीन, जो भी काम करने की जगह है, उसको हम एक पैमाना मान के, एक एजम्पशन करके चलते हैं कि ये ऐसे होगा, उसका डायग्राम बनाते हैं और फिर उसके हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं। इसके बनाने की क्या विधि है, सर्वप्रथम हम एक एजम्पशन लेंगे, पैमाना मानेंगे कि हमारा ये वर्क लेआउट है। उसके साथ साथ हम मशीन, टूल, स्टोर, रैंक आदि को क्या करेंगे, वहाँ पे हम दिखा देंगे। उसके साथ साथ विभिन्न ऑब्जर्वेशन लेने के पश्चात लेबर और पदार्थ के वास्तविक आवागमन को भी दिखाएंगे कि कितने लेबर लगेंगे, कितना मटेरियल इन होगा। और उसके साथ साथ प्रत्येक आवागमन के क्रम में ज्ञान के लिए चिन्हों में गिनती लिख दी जाती है कि कब क्या आवागमन हो रहा है, उसके बारे में एक सिंबल रूप दे दिया जाता है। विभिन्न प्रकार के आवागमनों की पहचान करने के लिए विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है कि ये मशीन का सामान तब आया, ये मशीन का तब आया। तो ये आपका हो गया फ्लो डायग्राम। एक और डायग्राम बना हुआ है स्ट्रिंग डायग्राम। स्ट्रिंग का मतलब क्या है, डोरी डायग्राम। ये बहुत पहले यूज हुआ करता था, जैसे ये ऐसे तरीके से है तो ऐसे 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 है और सबके बीच में क्या होता है, डोरी लगा रहता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो प्रोसेस हम यहाँ पे करते हैं वो आपका स्ट्रिंग डायग्राम होता है। स्ट्रिंग डायग्राम बहुत पहले यूज होता था, अभी फिलहाल के लिए तो मुझे नहीं लग रहा यूज होता है कहीं पर। स्ट्रिंग डायग्राम के अंदर क्या होता है, कोई भी हमारा जो श्रमिक है, पदार्थ है और कोई भी हमारा काम हो रहा है, उसके लिए एक हम डोरी का उपयोग करते हैं। उसके माध्यम से जो भी हमारा नक्शा है, मॉडल है, उसमें हम घटनाओं को जो है एक डोरी के माध्यम से प्रयोग करके आप लोगों को बताते हैं कि हमारा उपकरण का आवागमन पथ क्या है और कब वो आ रहा है, कब जा रहा है। उन सब चीज़ों को हम नाप के ट्रेस करेंगे। तो स्ट्रिंग डायग्राम बनाते कैसे हैं, ठीक है, तो मैंने ऊपर आपको भी दिखाया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डिफरेंट पिन लगा देंगे और इसके बीच में आपकी डोरी होगी। इसी तरीके से आपकी स्ट्रिंग डायग्राम बनती है। कार्यस्थल का चित्र एक उपयुक्त पैमाना मान करके बना लेंगे, यानी ये मान लो कार्यस्थल है और प्रक्रम के सभी बिंदु जैसे मशीन, कार्यबेंच आदि को पिन मार करके चिन्हित कर लेंगे, ठीक है, इस लेआउट के अंदर। उसके बाद श्रमिक जिस बिंदु से अपना कार्य प्रारंभ करता है, मान लो ये पॉइंट से इसने प्रारंभ किया, यहाँ तक आया, तो इस डोरी से क्या करेंगे, पिन में एक धागा बांध देंगे। जैसे श्रमिक उत्पादन कार्य में चलता है उस आगे धागा बांध देंगे।
इसी प्रकार एक आरेख बन जाता है। इस आरेख पर श्रमिक द्वारा चली गई दूरी, धागे की लंबाई को हम नाप लेंगे, उससे हम अध्ययन करते हैं, जिससे हमारा आवश्यक कार्य में सुधार होता है। तो ये हो गया आपका स्टिंग डायग्राम। तो हमारा पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम अपनी दूसरी पीडीएफ को ओपन करके पार्ट 2 में बताएंगे, तो वो सेकंड वीडियो होगी। तो जैसा आप सभी को पता है कि हम हर एक यूनिट को 2 पार्ट में कवर कर रहे हैं, तो इस यूनिट का हम सेकंड पार्ट कवर करना शुरू कर चुके हैं। ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट को अपलोड किया है, आप उसे ज़रूर देख सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे टॉपिक शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है बेसिक प्रोसीजर इन मेकिंग टाइम स्टडी। टाइम स्टडी जो प्रोसीजर है, ठीक है, टाइम स्टडी जो टेक्निक है, उसके हम क्या बेसिक प्रोसीजर को अपना सकते हैं, उसके बारे में आप सभी को यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है। तो टाइम स्टडी जो है वो समय के मानक स्थापित करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि कोई सा भी काम एक समय के अंदर हो, यानी एक मानक समय के अंदर हो। जैसे कोई भी काम अगर 10 मिनट के अंदर होना है, तो वो एक स्टैंडर्ड टाइम है उसका कि ये ऑपरेशन इस मिनट के अंदर ही होना चाहिए। तो उसी चीज़ को यहाँ पे स्टडी किया जाता है, ठीक है। अब उस चीज़ के लिए स्टडी क्यों करते हैं? क्योंकि हमें क्या करना है, मानक समय को स्थापित करना है, एक स्टैंडर्ड टाइम को स्थापित करना है कि हमारा ये काम इतने समय में हो सकता है। हो सकता है कि आपने टाइम स्टडी ना किया हो, उसके पहले उस चीज़ को लोग आधे घंटे में करते हो, लेकिन आपने टाइम स्टडी करके ये बता दिया कि ये काम तो सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही हो जाना चाहिए। तो क्या क्या बेसिक प्रोसीजर है? कोई भी पहले आप जॉब सेलेक्ट करोगे, यानी जॉब का मतलब जो भी काम हो रहा होगा, मान लो फेसिंग हो रहा होगा, टर्निंग हो रहा होगा, तो पहले उस कार्य का चयन करेंगे जिसका हमें टाइम स्टडी करना है, तो वो जॉब सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद उस जॉब का हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन करने का मतलब क्या है कि हम पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। कोई भी काम आप बना रहे हो, मान लो आप टायर का पंचर बना रहे हो, ठीक है, तो आप पहले उस पूरे प्रोसीजर को ऑब्जर्व करोगे कि पहले हमको 2 रिंच लेकर के इसके टायर को खोलना है, फिर ट्यूब को उससे हटाना है, फिर हमें चेक करना है कि कहीं कील वगैरह तो लगी नहीं है, फिर हम उसको हवा भरेंगे, फिर क्या करेंगे, आपके पानी में डिप करेंगे। उसी के क्रम में जो भी आप काम कर रहे होंगे उसकी पूरी प्रक्रिया को आप समझोगे, तभी तो टाइम स्टडी करोगे। बिना प्रक्रिया को समझे कैसे टाइम स्टडी करोगे भाई। अब क्या है कि अगर हम मान लो साइकिल का पंचर बना रहे हैं, तो अब हम पहले वाले प्रोसेस को समझेंगे, फिर हम उसके मेथड में चेंज करेंगे, फिर उसका हम टाइम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। यानी जो दूसरा हमने मेथड बनाया उसकी विधि में परिवर्तन यदि समय ज़्यादा लग रहा हो, यानी कोई सा भी काम करने में अगर ज़्यादा समय लग रहा है तो उसकी टेक्निक को चेंज करेंगे और फिर उसका हम ऑब्जर्वेशन लेंगे। डिवीजन इनटू एलिमेंट, पूरे कार्य को हम छोटे छोटे एलिमेंट्स में विभाजित करके क्या करेंगे, टाइम को हम नोट करेंगे। उसके बाद आता है टाइम मेजरमेंट। टाइम मेजरमेंट के लिए सबसे ज़्यादा जो यूजफुल है वो क्या है, स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच के माध्यम से हम प्रत्येक एलिमेंट पर कई बार क्या करते हैं, टाइम का मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस रेटिंग। अभी आगे इसके बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं, लेकिन परफॉर्मेंस रेटिंग बेसिकली क्या होता है कि जो भी वर्कर आपका कार्य कर रहा है वो किस गति से कर रहा है, यानी किस स्पीड से कर रहा है, यानी कितनी कह सकते हैं कि उसकी स्पीड है काम को करने के लिए, उसका मूल्यांकन किया जाता है। और इस फैक्टर को हम क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर, ठीक है। चलो अगला है हमारा नॉर्मल टाइम कैलकुलेशन। अब आप देखो, पहले नॉर्मल, जैसे किसी भी चीज़ को हम नॉर्मली कर रहे हैं तो उसमें कितना टाइम लग रहा है, और फिर हम अपने कोई निंजा टेक्निक को अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें कितना टाइम लग रहा है। तो हम पहले ऑब्जर्व टाइप को परफॉर्मेंस रेटिंग से गुणा करके सामान्य समय निकाल लेंगे। यानी ऑब्जर्व टाइम का मतलब कोई सा भी टेक्निक अप्लाई किए और उसमें आपको वो टाइम लगा, वो ऑब्जर्व किया। फिर परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर आपका किसका देखा, वर्कर का हमने देखा, उससे क्या किया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे क्या निकल गया हमारा, नॉर्मल टाइम, ठीक है। नॉर्मल टाइम कैसे निकला, जितना समय लगता है उसमें वर्कर के परफॉर्मेंस को गुणा कर दो तो नॉर्मल टाइम निकल जाता है। लेकिन ध्यान से समझिएगा, अलाउंसेज को ध्यान में रखना पड़ता है। अलाउंसेज का मतलब क्या है कि कोई वर्कर लगातार 8 घंटे तो काम नहीं कर सकता, उसके अलाउंसेज, उसके जो भी दैनिक क्रिया होती हैं बीच बीच में वो करेगा।
4 घंटे के बाद खाना खाने का आधा घंटा निकलेगा, तो और फिर बीच बीच में चाय वगैरह आती हैं, तो उन सारे पर्सनल आवश्यकता ओवर टाइम इन सब अलाउंसेज को जोड़ लिया जाएगा। स्टैंडर्ड टाइम, सामान्य समय में भत्ते जोड़ करके मानक समय निर्धारित किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी हमारा सामान्य समय निकल के आया, जो हमने अलाउंसेज वगैरह को कैलकुलेट किया, उसमें कुछ और भी हम एडिशनल जो अलाउंसेज होंगे उसको ऐड करके एक स्टैंडर्ड टाइम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर को समझ लेते हैं। इसको हम एम्प्लॉय रेटिंग फैक्टर भी कहते हैं। तो परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर कुछ है नहीं, कोई भी एक नॉर्मल इंसान जो काम करता है और उस काम में पहले से वो करके आया हो, जिससे उसको थोड़ा एक्सपीरियंस हो, तो पहले जो नया नया काम कर रहा है, औसत आदमी या नॉर्मल आदमी, और उसके काम करने में क्या होगा, अंतर होगा। उसी अंतर को क्या करता है, ये कैलकुलेट करके बताता है परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर। यह क्या है मेरे प्यारे साथियों, एक तुलनात्मक अध्ययन है। किसी भी आदमी का क्या है, ये तुलनात्मक अध्ययन है, जिसमें कार्य कर रहे श्रमिक की गतियों में लगे समय की तुलना एवं एक औसत एवं सामान्य श्रमिक की तुलना जो है वो एक अध्ययन को बताती है। कहने का मतलब ये है कि एक औसत आदमी और एक जो काम कर रहा है आदमी, उन दोनों के बीच में क्या अंतर है, इसके आधार पर ही परफॉर्मेंस नंबर दिया जाता है। यह तुलना क्या होती है, मानसिक होती है, यानी कोई भी एचआर वगैरह जो होते हैं वो ये चीज़ को करते हैं। और रेटिंग व्यक्तिगत निर्णय से दिया जाता है, यानी जैसे कोई टीचर है, 10 लोग आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो उसमें इवेल्युएट कौन कर रहा है, टीचर। अगर उसकी पहचान है तो वो ज़्यादा भी दे सकता है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य जो दक्षता है यानी इफिशियंसी है, वो बताना कि कौन कितना इफिशियंटली काम कर रहा है। तो इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो जो पहला है वो सामान्य श्रमिक का चयन है। ठीक है, एक सामान्य श्रमिक श्रमिकों के किसी दल का एक ऐसा श्रमिक होता है जो शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूप से दिए गए कार्य को करने का अनुभव रखता है एवं सामान्य गति से कार्य करता है। तो जो एक नॉर्मल लेबर होता है, वो किसी भी तरीके से हमें काम को दिया जाए, वो शारीरिक तौर पे और मानसिक, यानी वो 8 घंटे काम भी कर सकता है और 8 घंटे में थकेगा भी नहीं, तो वो आपका सामान्य श्रमिक का चयन है परफॉर्मेंस रेटिंग के अंदर। दूसरा है रेटिंग फैक्टर ऑफ लेबर के कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो वर्कर्स की रेटिंग यानी जो ऑफिसर के द्वारा दिया जाएगा, और नॉर्मल रेटिंग क्या है एक लेबर की, अपान में नॉर्मल रेटिंग, इनटू में ऑब्जर्व टाइम, यानी किसी भी ऑब्जर्वेशन में वो कितना काम किया हुआ है, तो इससे रेटिंग फैक्टर हम कैलकुलेट करते हैं। तो आइए हम प्रोडक्शन स्टडी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझने से पहले इस प्रोडक्शन वर्ड का हम मतलब समझाते हैं। प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन। ठीक है, क्या होता है, उत्पादन। उत्पादन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, कि कोई चीज़ आप बना रहे हो, उस चीज़ को बनाने के लिए आपको सामग्री की भी जरूरत पड़ती है, यानी मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, आपको मशीन की जरूरत पड़ेगी। मैन पावर का मतलब होता है लेबर। ठीक है, लेबर की जरूरत पड़ेगी, और बहुत सारे क्या है, टेक्निक को अप्लाई करके आप किसी भी चीज़ को क्या करोगे, बनाओगे। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि उत्पादन अध्ययन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी उत्पाद के निर्माण में लगने वाले सामग्री, मशीन, लेबर और मेथड और समय का अध्ययन किया जाता है, ताकि उत्पादन प्रणाली में क्या हो सके, सुधार हो सके, यानी हम उत्पादन प्रणाली को एक अच्छी तरीके से कर सके, उत्पादन को जो करना है वो अच्छी तरीके से कर सके। तो इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, उत्पादन में क्या करना है, वृद्धि करना है, वेस्टेज को कम करना है, यानी जो भी वेस्ट है उसको बहुत ही कम करना है, आपको लागत को, कॉस्ट को क्या करना है, सबसे ज़्यादा जरूरी है कॉस्ट को कम करना, और क्वालिटी, अगर क्वालिटी है तो आपकी मार्केट में छवि है। समय और संसाधनों का उपयोग। ठीक है, समय और संसाधनों का मतलब ये है कि जिस तरीके से टाइम डेवलप हो रहा है उसी तरीके के संसाधन का यूज कर लीजिए। अब आता है वर्क मेजरमेंट। देखो भाई, मैं यही कहूँगा कि ये एक फिक्स क्वेश्चन है वर्क मेजरमेंट। ठीक है, यहाँ पे इसको 100% मार्क कर सकते हो इसको। तो कार्य का मेजरमेंट यानी वर्क का मेजरमेंट जो है वो कुछ है नहीं, जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, जो भी आप कोई चीज़ बना रहे हो, उसका जो भी टाइम लग रहा है उसका ही मेजरमेंट करना ही हमारा क्या कहलाता है, वर्क मेजरमेंट कहलाता है।
ध्यान रहे इस बात को कि आपने जो मेथड स्टडी के बारे में समझा उससे क्या करते हैं हम कि नई नई कार्यविधि को लाते हैं। ठीक है, अब उस कार्यविधि के द्वारा हम क्या करेंगे, कार्य, और उस कार्य करने में लगा समय जो है उसी चीज को हम मापेंगे, उसे हम कहते हैं कार्य मापन। समझ गए? मेथड स्टडी के द्वारा हमने नई मेथड चलाए और उस नए मेथड को हमने क्या किया, इम्प्लाई किया, और जब हमें इम्प्लाई किया उसको तो उससे क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों कि उसमें टाइम लगा और आपका प्रोडक्ट बना। तो कितना टाइम लगा उसी चीज को हमने यहां पर मेजरमेंट कर लिया। तो कार्य मापन का उपयोग किसी कार्य को करने में लगने वाला मानक समय है। अब ये नहीं है कि आपने जो वर्क का मेजरमेंट किया वो नॉर्मली आप 1 घंटे में किसी चीज को बना रहे हो, नहीं, कोई सा चीज मिनिमम कितने टाइम में बन सकता है, यानी हम ऐसा करें कि ये इससे मिनिमम और हो जाए और इससे मिनिमम हो जाए कि यानी अगर 8 मिनट में बन रहा है तो 4 मिनट में ही बने। ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका, वो एक स्टैंडर्ड टाइम हो जाएगा और उस स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग ही हम काम चलेंगे और उसी के अकॉर्डिंग उत्पादन स्तर को निर्धारित किया जाता है कि अगर इस स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग इतना प्रोडक्ट बनाना है तो ये 3 दिन के अंदर बन जाएगा। अब क्या है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये सारी चीजें एक ही क्वेश्चन के अंदर आएंगे, ध्यान दीजिए। कार्य मापन के उद्देश्य क्या है, अन्य विधियों से तुलना करना, पहला उद्देश्य यही है। इसका मतलब क्या है कि आप कोई नई विधि यूज कर रहे हो और पुरानी विधि है, दोनों में तुलना हो जाएगा कि किस में ज़्यादा समय लग रहा है, सिंपल सी बात है। उससे हमारा वर्क मेजरमेंट का उद्देश्य क्या है कि हम अन्य विधियों से अपने इस विधि की तुलना करेंगे। मानव शक्ति की आवश्यकता की सही गणना करना, यानी जो भी लेबर उस पर काम कर रहा है वो कितना इफिशिएंटली काम कर रहा है उस चीज़ की भी यहाँ पे गणना हो जाती है। ठीक है, तो मानव शक्ति की आवश्यकता के सही गणना करना है। उसके बाद आता है ऑपरेशंस का प्लानिंग एंड कंट्रोल। अगर आपको समय पता चल गया तो कौन सा ऑपरेशन कितने मिनट के अंदर होने वाला है, इस तरीके से आप अपना जो लाइन का अरेंजमेंट है इस ऑपरेशन के बाद इस ऑपरेशन पे चलेंगे तो वो आप अच्छा कर सकते हो। वास्तविक लागत की गणना में मदद करना, यानी एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगेगी, यानी अगर आपको टाइम पता चल गया कि इतने टाइम में ये हमारा सारा प्रोडक्ट बनेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको लेबर, उसके अकॉर्डिंग आपको मटेरियल कॉस्ट पता चल गई, तो आप वास्तविक लागत को भी वर्क मेजरमेंट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। वर्क मेजरमेंट से आप कॉस्ट में रिडक्शन कर सकते हो जहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा होगा और कंट्रोल कर सकते हो। उसके साथ साथ यंत्रों, उपकरणों एवं सहायक सामग्रियों की आवश्यकताओं को निर्धारित करना कि कौन कितने समय में यूज होने वाला है, उस चीज़ को भी आप निर्धारित कर सकते हो। और वर्क मेजरमेंट करके आप एक बेहतर वर्क मेथड को यूज कर सकते हो और स्टैंडर्ड टाइम को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, कि इस स्टैंडर्ड टाइम के अंदर ये विधि सबसे उचित है। प्रोडक्ट के डिलीवरी डेट के निर्धारण में सहायक, अगर आप अपने काम को जान गए कि हमारा ये काम इतने दिन में हो जाएगा तो आप अपने टीचर को बता सकते हो कि ये फाइल हम कब सबमिट कर देंगे। इफेक्टिव प्रोडक्शन शेड्यूल, इफेक्टिव प्रोडक्शन शेड्यूल का मतलब क्या है कि जो भी आपके मार्केट में जो वेंडर कंपनियां हैं वो आपको जान पाएंगे कि ये इसी दिन को ये अपना प्रोडक्ट डिलीवर करा देगा, इसके अंदर ये क्वालिटी है, तो इससे इफेक्टिव प्रोडक्शन शेड्यूल आपका तैयार होता है। आइए, तो वर्क को मेजरमेंट करने की टेक्निक्स भी बहुत सारी हैं, तो हम ज़्यादा टेक्निक्स के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, एक दो टेक्निक को बताएंगे। ठीक है, तो वर्क मेजरमेंट की पहली टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन, यानी मानकीकरण। स्टैंडर्डाइजेशन से क्या फ़ायदा होगा, ध्यान से समझिएगा। मेथड स्टडी द्वारा हम क्या करते हैं कि कोई भी हम कार्य की विधि को प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हम उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं कि ये इतनी देर में ये काम कर लेता है। तो जो भी हमारी कार्य विधि है, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, मशीन होगी हमारी, उसकी मदद से क्या होगी, आपका प्रोसेस होगा। तो उस प्रोसेस को हम परिभाषित करेंगे कि कितने टाइम के अंदर हो सकता है और उस टाइम को हम क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइज मान लेंगे, स्टैंडर्ड टाइम मान लेंगे। तो ये हमारा वर्क मेजरमेंट का पहला टेक्निक है, स्टैंडर्डाइजेशन करना। समझ गए? यानी जो भी हमने नई विधि पाई उस नई विधि का जितना टाइम लग रहा है उसको हम स्टैंडर्ड बना लिए। अब हम जो भी हमारा काम होगा उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही हम उसको मापेंगे। समझ गए कि ये स्टैंडर्ड है 5 मिनट,
अब इसी स्टैंडर्ड के अंदर में होना चाहिए। समझ गए? जैसे आपका आर्मी वाला होता है एक एंगल, उसके अंदर से जो गुजर रहा है टच होते हुए वो पास है। तो इस स्टैंडर्ड के अंदर ही हमारा काम होना चाहिए। एक कार के चारों पहियों में समान माप वाली विभिन्न निर्माताओं के टायरों को लगाया जा सकता है। जब स्टैंडर्डाइजेशन होगा तो आप उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट भी बनाते हैं, तो वो सभी टायर सेम होंगे। ये चीज़ एग्जाम्पल के तौर पे बताई जा रही है। अब इसी के क्रम में टाइम मेजरमेंट होता है। टाइम मेजरमेंट में हम कुछ नहीं बताएंगे, आप स्टॉप वॉच वर्ड यूज कर लीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग आप जो भी बनाए अपना लिख दीजिएगा, कोई भी नंबर काटेगा नहीं। आइए अब आता है रेशियो डिले स्टडी। कोई भी आप डेफिनेशन पढ़ने से पहले आप समझ जाते हो उसके नाम से ही, रेशियो डिले स्टडी। यानी हम यहाँ पर जो भी आपका वर्कर और मशीन काम कर रहा है उसके हम डिले टाइम को निकाल रहे हैं परसेंटेज में। रेशियो का मतलब क्या है, यहाँ पे परसेंटेज समझ लो। डिले यानी हमारा जो भी प्रोडक्शन के दौरान लेबर या मशीन के द्वारा डिले हो रहा है उसी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं। तो रेशियो डिले स्टडी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम किसी भी रैंडम निरीक्षण करके वर्कर, मशीन या प्रोसेस के वर्किंग टाइम और डिले टाइम को क्या करते हैं, नोट करते हैं और उसके बाद उनका रेशियो या परसेंटेज निकालते हैं। रेशियो वर्किंग ऑब्जर्वेशन ऑब्लिक डिले, रेशियो में अपान में डिले ऑब्जर्वेशन। अगर वर्किंग परसेंटेज निकालोगे तो 100 कर दो और डिले निकालना है तो डिले अपान टोटल इंटू 100 कर दो। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये आराम से आप समझ पाओगे, इसमें कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। वर्किंग क्या क्या है, किसी कार्य, मशीन या ऑपरेटर को रैंडम अंतराल पर ऑब्जर्व किया जाता है। कि आप होते क्या है कि शुरू तो अच्छे से किया लेकिन बीच में वही है कि इधर उधर कर दिया, तो इस ऑब्जर्वेशन के लिए यूज किया जाता है। हर ऑब्जर्वेशन में उसकी स्थिति दर्ज की जाती है, मतलब 10 से 11 के बीच में कितना इसने माल बनाया, 11 से 12 के बीच में कितना बनाया, इस चीज़ को भी यहाँ पे स्टडी किया जाता है। अंत में टोटल वर्किंग और टोटल डिले ऑब्जर्वेशन को निकाला जाता है, यानी एक कितना घंटा कितना मिनट इसने क्या किया, फालतू का व्यस्त किया, यानी ऐसे ही निकाल दिया, उस चीज़ को भी यहाँ पे निकाला जाता है। इंडस्ट्री में एज ए डिप्लोमा होल्डर जाओगे, इतना आसान नहीं है ग्रुप ऐसा पाना, है ना। अभी तो फिलहाल आपका सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर में जाओ, उसके बाद जब नौकरी की बात आती है तो इतना आसान नहीं है चीज़ों को। ठीक है, आइए एक टॉपिक है एनालिटिकल एस्टीमेटिंग। ठीक है, तो एनालिटिकल एस्टीमेटिंग जो है और आगे आपको मिलेगा PMTS, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। आइए एक एक को हम बहुत जल्दी में समझ लेंगे। एनालिटिकल एस्टीमेटिंग वह प्रक्रिया है जिसमें किसी कार्य को एलिमेंट में विभाजित किया जाता है, यानी कोई भी हमारा काम हो रहा है उसको हम डिफरेंट एलिमेंट में विभाजित कर लिए। कैसे कि हमारे मशीन पर वर्क को जॉब को लोडिंग में कितना टाइम लगा, फिर हम उसको क्या करते हैं, ओपन भी करते हैं, दूसरे टूल को लगाते हैं, ठीक है, और मटेरियल को हैंडल करते हैं ले जाके उस पर सारी चीज़ों को। ठीक है, तो हर एक टाइम को हमने क्या किया, एलिमेंट में डिवाइड कर लिया और प्रत्येक एलिमेंट के लिए पूर्व निर्धारित समय। ठीक है, जैसे कोई भी काम है उसका एक टाइम निर्धारित है कि हाँ इसके बीच में ये हो जाना चाहिए, तो पूर्व निर्धारित समय उत्पादकता और उसकी जटिलता और कार्य की दक्षता के आधार पर कुल लागत का अनुमान लगाया जाता है। यानी कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स वर्क है तो हो सकता है वो 2 दिन में तैयार हो। इसी तरीके से आपका कोई भी जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की जा सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सारे समय को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ये लागत को कैलकुलेट करते हैं और समय को कैलकुलेट करते हैं। PMTS की बात किया तो उसमें हम डिफरेंट मोशन को देख करके क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, आपके टाइम को कैलकुलेट करते हैं। अभी उसको हम समझा रहे हैं। तो इसके और भी हम ऑब्जेक्टिव को समझ ले रहे हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है स्टडी द वर्क, जो भी काम है उसको हमको समझना है, उससे हमको उसकी कॉस्ट के बारे में पता चलेगा। कार्य को तत्वों में विभाजित करना, यानी जो भी हमारे कार्य हैं उसके सभी एलिमेंट्स पर हम क्या टाइम लग रहा है, कटिंग में कितना टाइम लग रहा है, ड्रिलिंग में क्या लग रहा है, इंस्पेक्शन में क्या टाइम लग रहा है, उन सबको हमको पता करना है। प्रत्येक एलिमेंट के समय का अनुमान, पूर्व स्टैंडर्ड डाटा, यानी पहले कितना टाइम लगता था उसके बेसिस पे हम सभी समय का अनुमान लगा लेंगे।
अब सभी एलिमेंट्स का हम समय जोड़ेंगे तो इससे हमको क्या मिलेगा, टोटल टाइम। और स्टैंडर्ड टाइम जो होता है वो बेसिक टाइम और अलाउंसेज को जोड़ करके बनाया जाता है, ठीक है। जो भी हमारा नॉर्मल वर्कर उस पर परफॉर्म करेगा उसमें अलाउंसेज को हम ऐड कर देते हैं। अब आता है हमारा प्री डिटरमाइन मोशन टाइम सिस्टम, ठीक है, पीएमटीएस। पीएमटीएस भैया हमारा क्या है, फिर से मैं बता देता हूँ, एक वर्क मेजरमेंट टेक्निक है। काम को हम मेजरमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो काम का मेजरमेंट होता है वो दो चीज़ पे डिपेंड होता है। एक मोशन, यहाँ पे एक मोशन मैंने लिखा है, और यहाँ पे एक लिख देता हूँ पार्ट। तो जो भी मोशन की स्टडी करते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के अंदर करते हैं, इसके लिए हम कहते हैं प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम सिस्टम। आइए हम इसको समझते हैं। इसमें कार्य को हम मोशन यूनिट्स में विभाजित कर प्रत्येक मोशन का प्री डिटरमाइंड टाइम स्टैंडर्ड चार्ट से जोड़ लिया जाता है। यानी हमने छोटे छोटे इसको टाइमों में डिवाइड किया, और पहले क्या टाइम लगता था उसको उस पर देखा, और फिर जोड़ा, उससे हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित किया। ये होता है प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम सिस्टम। इसमें कार्य को छोटे छोटे मोशंस में बांटा जाता है, मूविंग में कितना लग रहा है, रिलीज में कितना लग रहा है, और प्रत्येक मोशन का स्टैंडर्ड टाइम पहले से फिक्स होता है, और कैलकुलेट करके क्या करते हैं हम, एक जो भी मेन टाइम है, टोटल टाइम है, उसको हम डिटरमाइन कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 3 का भी लेक्चर हम जल्दी अपलोड कर देंगे।